से समझ गई थी कि उनकी बेटी वीर को पसंद करने लगी है, और ऐसी उभरती हुई भावना को अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। सुधा सिंघानिया इस धारणा को समाप्त करने के लिए बेताब थीं, ये सोचते हुए कि उनकी बेटी के पास चुनने के लिए बहुत सारे अच्छे पुरुष हैं। परिवार के स्वीकृत उम्मीदवारों को चुना जा सकता है। अपनी बेटी को एक अनाथ, माता पिता रहित, अनजान, निर्धन लड़के के साथ रहने की अनुमति क्यों दें? सुधा सिंघानिया ने एक दृढ़ रुख बनाए रखा। वीर और अपनी बेटी के बीच कुछ भी विकसित होने की बिल्कुल अनुमति नहीं दी। एक घटिया आदमी के लिए मुझे अनदेखा कर रही है, मैंने ऐसी बेटी को क्यों पाला? सुधा सिंघानिया का चेहरा गंभीर था जब वह खुद से बड़बड़ाई, अपने पति का दूरभाष क्रमांक मिलाते हुए। नमस्ते, क्या बात है? श्री सिंघानिया पहले बोले, उनकी आवाज पुरानी लेकिन प्रभावशाली थी। मैं हमारी बेटी के बंगले पर हूँ। मैंने उस आदमी को भगा दिया और हमारी बेटी तैयार नहीं थी। वह रो रही है और खुद को कक्ष में बंद कर लिया है। मेरे कितना भी बुलाने पर मुझे अनदेखा कर रही है, सुधा सिंघानिया ने इंडिग्नेंटली शिकायत की। तुम इतनी बिना सोचे समझे काम क्यों करती हो? मैंने तुमसे कहा है, हमारी बेटी के मामलों में हस्तक्षेप करने में शीघ्रता मत करो। तुम इतनी अधिक चिंतित क्यों हो? अब देखो, तुमने उसे परेशान कर दिया है न? श्री सिंघानिया ने आलोचना की, अचानक अपनी आवाज उठाते हुए। तुमने कहा वह रोई, क्या तुम गंभीर हो? रोई का अर्थ रोई, यह असत्य कैसे हो सकता है? मैं तुमसे असत्य क्यों बोलूंगी? और तुम, बुरे आदमी, मुझे मत डांटो। अगर मैं हमारी बेटी के भविष्य के बारे में चिंता नहीं करूंगी, तो कौन करेगा? क्या तुम ये सुझाव दे रहे हो कि यह तुम पर निर्भर है? सुधा सिंघानिया ने असंतोष से उत्तर दिया। श्री सिंघानिया का अपनी पत्नी के साथ बहस करने का कोई मन नहीं था। उन्होंने अपना पूरा ध्यान अपनी बेटी पर केंद्रित किया, गंभीरता से बोलते हुए, जब वह छोटी थी तब जो हुआ उसके बाद से वह अलग हो गई है। न तो रोती है और न ही मुस्कुराती है। वह अब एक आदमी के लिए रो रही है, जो यह इंगित करता है कि उसके मन में उसके लिए भावनाएं हैं। तुमने उसकी भावनाओं को ठेस पहुंचाई है, और एक माँ के रूप में तुम बहुत गैर जिम्मेदार हो। तुम उसकी भावनाओं की परवाह नहीं करती, तुम बस उसका विरोध कर रही हो। क्या तुम खाली बैठी हो और तुम्हारे पास करने के लिए कुछ बेहतर नहीं है? दोनों माता पिता आन्या सिंघानिया के रोने से स्तब्ध थे, फिर भी थोड़े राहत में थे, क्योंकि यह संकेत था कि वह धीरे धीरे एक लंबे समय से चली आ रही भावनात्मक गांठ खोल रही थी, जो आवश्यक नहीं कि एक बुरी बात हो। ताने मारना बंद करो, क्या मैं यह उसके भले के लिए नहीं कर रही हूँ? मैंने तुम्हें ये पूछने के लिए बुलाया था कि आगे क्या करना है, न कि तुमसे दोषारोपण सुनने के लिए। सुधा सिंघानिया हानि में थी, अपनी बेटी को सांत्वना देने का कोई अवसर नहीं मिल रहा था। उसके पास रहने से कोई सहायता नहीं मिलेगी, तुम बस अव्यवस्था बढ़ा रही हो, जिससे वह तुमसे और अधिक नाराज होगी। शीघ्र वापस आ जाओ और रास्ते से हट जाओ। मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ, एक बार जब तुम लुप्त हो जाओगी, तो उसका मन थोड़ा सुधर जाएगा, श्री सिंघानिया ने गंभीरता से कहा। सुधा सिंघानिया ने व्यथित महसूस किया और दुख से कहा, मैं उसकी असली माँ हूँ, सौतेली माँ नहीं। क्या मैं अनावश्यक हूँ? हमारी बेटी मुझसे नाराज है, ठीक है, लेकिन तुम बूढ़े आदमी, मुझे सांत्वना देने के बजाय तुम आग में घी डाल रहे हो और मुझे नीचा दिखा रहे हो। अपनी पत्नी के आंसू आंसुओं के संकेत सुनकर श्री सिंघानिया ने तुरंत क्षमा मांगी। प्रिय प्रिय, मुझे खेद है, मेरे शब्दों ने तुम्हें परेशान किया। सुनो, तुम हमारी बेटी का स्वभाव जानती हो। घर जाना अब उसकी अधिक सहायता करेगा। क्या मैं उसके इस हाल में निश्चिंत रह सकती हूँ? सुधा सिंघानिया ने धीरे से सिसकी ली। हमारी छोटी बेटी को बुलाओ, केवल वह छोटी नटखट ही अब इस गड़बड़ी को ठीक कर सकती है, श्री सिंघानिया ने सुझाव दिया। सही है, मैं हमारी छोटी परी को कैसे भूल सकती हूँ? सुधा सिंघानिया की आंखें चमक उठी। उन्होंने दूरभाष काट दिया और तुरंत अपनी छोटी बेटी का क्रमांक मिलाया। जैसे ही संपर्क जुड़ा, उन्होंने स्पष्ट रूप से आदेश दिया, सान्या, शीघ्र घर वापस आओ। चाहे तुम कितनी भी व्यस्त क्यों न हो, 2 घंटे के भीतर मेरे पास वापस आ जाओ। तुम्हारी बहन संकट में है, आकर उसे सांत्वना दो। हवाई अड्डे पर सान्या सिंघानिया विमान पर चढ़ने ही वाली थी जब उसने अपनी माँ का बुलावा सुना। तुरंत घबरा गई। माँ, क्या हो रहा है? मुझे स्पष्ट रूप से बताओ, बहन के साथ क्या गलत है? उसने खुद को अपने कक्ष में बंद कर लिया है और रो रही है, और मत पूछो, बस शीघ्र वापस आ जाओ, सुधा सिंघानिया ने कठोरता से आश्वासन दिया। रो रही है? माँ, क्या तुम उसके बंगले पर हो? मुझे बताओ, ठीक ठीक क्या हुआ? सान्या सिंघानिया चौंक गई, यह अनुभव करते हुए कि कुछ गड़बड़ है, क्योंकि वह अपनी बहन को अच्छी तरह से जानती थी, वह बिना किसी बड़े कारण के नहीं रोएगी। क्या उसके बंगले पर एक आदमी नहीं है? मैंने उसे भगा दिया, सुधा सिंघानिया ने लापरवाही से समझाया। माँ, तुमने बहुत अधिक कर दिया। मैं अभी हवाई अड्डे पर हूँ, मैं तुरंत वापस आ रही हूँ। पिताजी के पास वापस जाओ, बहन के मामलों में दखल देना बंद करो, सान्या सिंघानिया ने शिकायत की, फिर तुरंत दूरभाष काट दिया। वह वीर से मिलने की योजना बना रही थी, लेकिन अब उसकी माँ ने उसे भगा दिया था।
वह जानती थी कि उसकी माँ उसकी बहन के विवाह को लेकर बहुत चिंतित थी, और उसकी बहन के वीर के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध से वह जानती थी कि उनका संबंध साधारण नहीं था। इसलिए उसने अपने सभी काम स्थगित कर दिए थे ताकि वह शीघ्र वापस आ सके, फिर भी वह एक कदम देर से थी। मैं दखल दे रही हूँ, मैं ही दखल देने वाली हूँ, सुधा सिंघानिया ने बड़बड़ाया। हतप्रभ। उसकी बड़ी बेटी की शिकायतें समझ में आती थीं, लेकिन उसकी छोटी बेटी ने भी उसे दोषी ठहराया और उसके पति ने भी। वह अब इतनी परेशान महसूस कर रही थी कि वह रक्त थूकना चाहती थी। बूढ़े आदमी, बस तुम प्रतीक्षा करो। सुधा सिंघानिया ने अपना सारा क्रोध अपने पति पर निर्देशित किया, आन्या के द्वार पर एक दृष्टि डाली और फिर बंगले से बाहर निकल गई। डॉट 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 डॉट। बंगले के बाहर खरपतवार के एक झुंड में वीर अकेला बैठा था। उसके चारों ओर की वीरानी केवल वीर से निकलने वाले अकेलेपन के तेज को बढ़ा रही थी, जो सभी दिशाओं में फैल रहा था। ईमानदारी से, वीर सुधा सिंघानिया के शब्दों से थोड़ा अप्रसन्न था, लेकिन ये केवल अप्रसन्नता थी, बिना किसी दोष या नाराजगी के। वो एक हत्यारा था। 17 वर्षों तक ठंडे ठिकानों में जीवित रहने के कौशल में महारत हासिल की, दुनिया में घूमता रहा, एक के बाद एक लक्ष्य का शिकार करता रहा। शक्ति का दिखावा करते हुए उसने एक ठंडा बाहरी रूप प्रदर्शित किया, एक निर्दयी व्यवहार के साथ कार्यों को पूरा किया, संगठन में सबसे अलग खड़ा हुआ और दुनिया में एक किंवदंती बन गया। संगठन के लिए वह एक हत्या की मशीन था, लेकिन बाहरी लोग नहीं जानते थे कि उसका हृदय जल रहा था। जिन लोगों को उसने मारा उनमें अच्छे और बुरे दोनों शामिल थे, उसने उनमें से किसी पर भी कोई दया नहीं दिखाई। उसने ये सब सहनशीलता से किया, संगठन के प्रशिक्षण पर निर्भर रहकर धीरे धीरे अपनी क्षमताओं को मजबूत किया, जबकि अपनी वास्तविक शक्ति को छिपाए रखा। 17 वर्षों तक उसने पाताल लोक में जीवन या मृत्यु की परीक्षाओं के माध्यम से दृढ़ता दिखाई, जब तक कि उसने अंततः देव संगठन के उच्च अधिकारियों का सफाया नहीं कर दिया, अपने माता पिता का प्रतिशोध लिया और अपने लिए न्याय सुरक्षित किया। आन्या सिंघानिया के साथ रहकर उसे अविश्वसनीय रूप से सहज महसूस हुआ, उसके हृदय को शांति मिल सकती थी। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि आन्या सिंघानिया का हृदय सच्चा था, उसके ठंडे बाहरी रूप के नीचे एक कोमल, प्रेमपूर्ण सार था। एक विशाल दुनिया में वीर के पास जाने के लिए और कोई जगह नहीं थी। आन्या सिंघानिया के साथ उसकी भेंट पूर्वनियत लगती थी, जिससे उसे अपनी आत्मा के लिए शांति का आश्रय मिल गया। ये जानते हुए कि उसके दोनों हाथ रक्त से सने थे और उस पर अनगिनत रक्त ऋण थे, उसने आन्या सिंघानिया के प्रति कोई भी विचार रखने का साहस नहीं किया, बस हमेशा उसके पास रहने की कामना की। उसने उसकी दी हुई देखभाल और गर्मजोशी को संजोया, हमेशा उसके पास रहना चाहता था। सुधा सिंघानिया के शब्दों ने वीर को चोट नहीं पहुंचाई थी, अपराध बोध की भावना के कारण उसने उनके शब्दों को स्वीकार भी किया। एक माँ का अपनी बेटी के लिए एक अजनबी को भगाना स्वाभाविक ही था, इसमें नाराज होने जैसा कुछ नहीं था। वीर ने अपने होठों के बीच एक सिगरेट रखी, धुआं उसके फेफड़ों में प्रवेश कर गया, उसकी नसों को सुन्न कर दिया। वह अब वास्तव में पीना चाहता था, अपने दुखों को डुबोना चाहता था। वह शांत होने के लिए एक क्षण लेना चाहता था। आन्या सिंघानिया बिस्तर पर लेटी थी, उसका भाव सुन्न था, आंसू के दाग अभी भी उसके गालों पर गीले थे, उदासी ने उसे घेर रखा था। बुरे व्यक्ति, तुम कहाँ हो? शीघ्र मेरे पास वापस आ जाओ। आन्या सिंघानिया ने सिसकियों के बीच बड़बड़ाया, अपना दूरभाष पकड़े हुए। उसने एक के बाद एक संदेश भेजे, लेकिन वीर का दूरभाष बंद था। उससे संपर्क न कर पाने पर उसने हठपूर्वक संदेश भेजकर वीर से शीघ्र प्रकट होने का आग्रह किया। इस दौरान उसके माता पिता ने भी बुलाया था, लेकिन उसने उत्तर दिए बिना संपर्क काट दिया और उनके चिंता के संदेशों को देखा तक नहीं। अब वह केवल वीर से सुनना चाहती थी, उसके माता पिता की सांत्वना की उसे कोई परवाह नहीं थी। वो वीर से संपर्क नहीं कर पा रही थी, फिर भी उसने बार बार क्रमांक मिलाया। उसका दूरभाष एक बार फिर बजा, इस बार यह रिया शर्मा का बुलावा था। एक क्षण की झिझक के पश्चात उसने उत्तर दिया, उदास स्वर में, नमस्ते रिया, क्या बात है, तुम्हें मुझे बुलाने का विचार कैसे आया? रिया शर्मा की देखभाल भरी आवाज आई, आन्या, क्या हुआ, क्या तुम्हें जुकाम है? रिया शर्मा को नहीं पता था कि आन्या सिंघानिया के साथ क्या हुआ था, लेकिन उसकी कर्कश आवाज सुनकर उसने तुरंत अपनी हार्दिक चिंता व्यक्त की। कुछ नहीं। आन्या सिंघानिया ने अपनी मनोदशा को थोड़ा समायोजित किया और अधिक शांति से बोली, यदि तुम बीमार हो तो कुछ औषधि ले लो, थोड़ा जल पियो और अपना ध्यान रखो। रिया शर्मा ने गर्मजोशी से कहा। ओह, मैं समझ गई, क्या तुम्हारे पास कुछ और है? यदि नहीं तो मैं संपर्क काटने जा रही हूँ, क्योंकि मेरे पास करने के लिए काम है और मैं अधिक समय तक बात नहीं कर सकती। आन्या सिंघानिया अधिक बात नहीं करना चाहती थी, उसकी आवाज असामान्य रूप से धीमी थी। एक क्षण रुको, रिया शर्मा ने शीघ्रता से कहा, फिर झिझकी, अनिर्णय में फंस गई। क्या बात है? आन्या सिंघानिया ने धैर्य से पूछा। ठीक है, क्या तुम्हारे पास वीर का दूरभाष क्रमांक है?
यदि सुविधाजनक हो तो क्या तुम इसे मेरे साथ साझा कर सकती हो? कृपया अधिक मत सोचना, मैं बस अपना आभार व्यक्त करने की चेष्टा कर रही हूँ, तुम जानती हो। यदि जन्मदिन की दावत में वीर नहीं होता, तो शायद मैं आज यहाँ नहीं होती। रिया शर्मा ने अंततः अपना उद्देश्य प्रकट किया। चाहे वह उनके नृत्य के दौरान दिल की धड़कन हो या जब वीर ने उसे बचाया था, वह आत्मा को झकझोर देने वाला क्षण हो, वह उस आकृति को नहीं भूल सकती थी। वह जानती थी कि आन्या सिंघानिया का वीर के साथ संबंध विशेष था, लेकिन फिर भी वह वीर की संपर्क जानकारी मांगने से खुद को नहीं रोक सकी, इस आशा में कि वह उसके बारे में अपनी समझ को गहरा कर सकेगी। वह जानती थी कि इस तरह पूछना उचित नहीं था, लेकिन अब जब वह सीमित थी, उसके पास आन्या सिंघानिया से पूछने के अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं था। यदि निजी तौर पर अवसर मिलता, तो उसने सीधे वीर से क्रमांक मांगा होता, लेकिन चूंकि यह संभव नहीं था, वह केवल इस मार्ग का विकल्प चुन सकती थी। वीर मेरा बंगला छोड़ गया है। मैं भी उसे नहीं ढूंढ पा रही हूँ। बस इतना ही, अलविदा। आन्या सिंघानिया, खराब मनोदशा में, संपर्क काट दिया। दूसरे छोर पर रिया शर्मा स्तब्ध थी और मन ही मन सोचने लगी, आन्या थोड़ी अजीब लग रही है। क्या यह इसलिए है क्योंकि उसने बुरे इरादे महसूस किए या बस मुझे वीर का क्रमांक नहीं बताना चाहती? वीर चला गया, सच में? इस मुद्दे पर और दबाव डालने का साहस न करते हुए रिया शर्मा ने अनिच्छा से हार मान ली। जल्द ही शिखा मेनन का एक बुलावा आया। नमस्ते, क्या बात है? आन्या सिंघानिया ने निरुत्साहित होकर पूछा। प्रेसिडेंट, आप जानती हैं कि रिया शर्मा के पिता एक शोध परियोजना में लगे हुए हैं जिसे सरकार द्वारा भारी समर्थन प्राप्त है ना? अदिति चौहान इस मामले को हमारे सिंघानिया ग्रुप को सौंपना चाहती हैं, और हम लाभ का 5% हिस्सा ले सकते हैं। यह एक पक्का मुनाफा वाला सौदा है क्योंकि अधिकांश लाभ राज्य की ओर है, और वह 5% भी खगोलीय है। अदिति चौहान आपसे व्यक्तिगत रूप से विशिष्ट विवरणों पर चर्चा करना चाहती हैं, जिसमें कुछ गोपनीय दस्तावेज भी शामिल हैं, और हम दोनों बंगले के द्वार पर हैं। प्रेसिडेंट, कृपया हमारे लिए द्वार खोलें। शिखा मेनन ने ध्यान दिया कि प्रेसिडेंट थोड़ी उदास लग रही थीं, लेकिन अधिक नहीं सोचा। वह आनंद से घिरी हुई थी, ये जानते हुए कि सिंघानिया ग्रुप एक सूचीबद्ध कंपनी होने के बावजूद दुनिया की शीर्ष 500 कंपनियों और वित्तीय दिग्गजों की तुलना में अभी भी एक छोटी मछली थी। व्यापार में उन्नति अविश्वसनीय रूप से चुनौतीपूर्ण थी, लेकिन अदिति चौहान द्वारा प्रस्तुत अवसर ने वित्तीय शक्ति वालों को भी ईर्ष्यालु बना दिया। सरकार के साथ सहयोग ने भविष्य में सिंघानिया ग्रुप के लिए संबंधित विभागों से अपार लाभ और हरी बत्तियां का वचन दिया। ऐसी स्थिति आकर्षक थी, बड़े अंतर्निहित लाभों का उल्लेख नहीं। आन्या सिंघानिया, हालांकि अनुपस्थित मन थी, शिखा मेनन द्वारा उल्लिखित व्यापार अवसर से अप्रभावित। उसके लिए वीर के लुप्त होने से हुई निराशा और अकेलेपन की तुलना में कुछ भी नहीं था। चूंकि दोनों द्वार पर थीं, आन्या सिंघानिया के पास नीचे जाकर उसे खोलने के अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं था। जब अदिति चौहान और शिखा मेनन ने आन्या सिंघानिया की बिखरी हुई हालत देखी, तो वे दोनों चकित रह गईं। ये प्रसिद्ध मजबूत महिला है, जिससे कई सफल पुरुष ईर्ष्या करते हैं। ऐसा क्या हो सकता है जिसने उसे इस तरह मारा हो? अदिति चौहान की आंखों में आश्चर्य दिखाई दिया। प्रेसिडेंट, आपको क्या हुआ है? आपके बाल पूरी तरह से अस्त व्यस्त हैं, और आपकी आंखें रोने से सूज गई हैं। शिखा मेनन का हृदय दुख गया जब उसने चिंता दिखाई। प्रेसिडेंट की सेक्रेटरी के रूप में शिखा मेनन प्रेसिडेंट को अच्छी तरह से जानती थीं। यह नहीं कहना कि वह रो नहीं सकती थी, लेकिन वह ये भी नहीं जानती थी कि रोना क्या होता है। हालांकि प्रेसिडेंट की वर्तमान स्थिति ने शिखा मेनन को भयभीत कर दिया था। कुछ नहीं, कहीं भी बैठ जाओ। आन्या सिंघानिया एक जिंदा लाश की तरह सोफे पर बैठ गई, दोनों महिलाओं का मनोरंजन करने की परवाह नहीं की। दोनों महिलाओं ने उत्सुकता से आन्या सिंघानिया को देखा और उन्हें खुद ही अपना ध्यान रखना पड़ा। अदिति चौहान लापरवाही से बैठ गईं, जबकि शिखा मेनन आन्या सिंघानिया के पास आई, अनिश्चित की क्या कहें। प्रेसिडेंट हमेशा मजबूत इच्छाशक्ति वाली रही थी, और अब उसे इतना बिखरा हुआ देखकर शिखा मेनन को अनिर्णायक छोड़ दिया। सांत्वना के शब्द कहने की इच्छा के बावजूद वह नहीं जानती थी कि कैसे शुरू करें। थोड़ी देर झिझकने के पश्चात उसने अंततः कहा, प्रेसिडेंट। आन्या सिंघानिया ने अपना सिर खालीपन से उठाया, उसकी आंखें वीरानी से भरी थीं। आपको क्या हुआ है? आप इतनी भयानक लग रही हैं और लोगों को व्यथित महसूस कराती हैं, शिखा मेनन ने कहा, उसका हृदय दुख रहा था। मेरी माँ ने वीर को बंगले से बाहर निकाल दिया, और मुझे नहीं पता कि वह कहाँ गया। मेरी माँ के साथ मेरी लड़ाई हुई, इसलिए मैं अच्छा महसूस नहीं कर रही हूँ। आन्या सिंघानिया ने एक नीरस स्पष्टीकरण दिया। क्या ऐसा कैसे हो सकता है? शिखा मेनन स्तब्ध थी। ये स्पष्ट रूप से निराशा है, इस डर से कि वीर वापस नहीं आएगा। अदिति चौहान ने शीघ्रता से विश्लेषण किया। उसने सिंघानिया ग्रुप के लिए अपनी परियोजना के लिए एक पूर्वापेक्षा निर्धारित की थी, वीर की भागीदारी। यदि वीर उपलब्ध नहीं था, तो वह साझेदारी के साथ आगे नहीं बढ़ेगी।
अदिति चौहान ने आन्या सिंघानिया से कुछ बार मुलाकात की थी और उसके हाथों हानि भी उठाई थी। यद्यपि वह आन्या सिंघानिया को इस तरह देखकर प्रसन्न नहीं हो सकती थी, वह आश्चर्य और संदेह में रह गई। उसने कभी भी भारत भर में प्रसिद्ध प्रतिष्ठित व्यवसायी के ऐसे कमजोर पक्ष की अपेक्षा नहीं की थी। प्रेसिडेंट सिंघानिया, यदि प्रेमी अलग भी हो जाएं, तो भी वे चीजों को स्पष्ट करने के लिए मिलेंगे। यदि वीर को केवल आपकी मां ने बाहर निकाल दिया था, तो उसके बारे में मेरी सीमित समझ के आधार पर वो एक शब्द कहे बिना नहीं जाएगा। मुझे लगता है कि वह बस शांत होने और आपकी मां से थोड़ी देर के लिए बचने के लिए बाहर गया है। वह निश्चित रूप से शीघ्र ही वापस आएगा। यदि उसे हमेशा के लिए जाना भी होता, तो वह इसे स्पष्ट रूप से समझाता। क्या आप चिंतित हैं कि वीर बिना किसी निशान के लुप्त हो जाएगा? मेरा मानना है कि आप अधिक सोच रही हैं। सामान्य रूप से, आप इतनी बुद्धिमान हैं, आप ऐसी छोटी सी बात में कैसे उलझ सकती हैं? अदिति चौहान के तर्कसंगत विश्लेषण का उद्देश्य आन्या सिंघानिया को सर्वोत्तम सांत्वना देना था। सच में, आन्या सिंघानिया की आंखें चमक उठी जब उसने विचार करना शुरू किया। अदिति चौहान के शब्दों ने आन्या सिंघानिया को आशा की किरण दिखाई, क्योंकि उसे भी विश्वास था कि वीर बिना अलविदा कहे कभी नहीं जाएगा। वीर के प्रकट होने के विचार ने उसके हृदय को प्रत्याशा से भर दिया। धन्यवाद, आन्या सिंघानिया ने अदिति चौहान से कृतज्ञतापूर्वक कहा। कोई बात नहीं, अदिति चौहान धीरे से हंसी। तीनों महिलाएं उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रही थीं, और वातावरण बहुत शांत हो गया। केवल घड़ी की टिक टिक की प्रतिध्वनि हो रही थी। शिखा मेनन बहुत धैर्यवान नहीं थी। वीर के बारे में उनकी समझ गहरी नहीं थी, इसलिए वह निश्चित नहीं थी कि वीर प्रकट होगा या नहीं। अदिति चौहान अत्यंत आश्वस्त थी। उनका मानना था कि लोगों के बारे में उनका निर्णय अचूक था। उन्होंने सिंघानिया ग्रुप के साथ सहयोग करने का फिर से उल्लेख नहीं किया, क्योंकि आन्या सिंघानिया उस समय व्यापार पर चर्चा करने के मूड में नहीं थी। इसके अतिरिक्त, सौदा सफल होगा या नहीं, ये वीर के प्रदर्शन पर निर्भर करता था। यदि वीर सहायता करने के लिए सहमत हो जाता, तो सब ठीक हो जाता। यदि नहीं, तो सिंघानिया ग्रुप के साथ कोई सहयोग नहीं हो सकता था। आन्या सिंघानिया ने धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा की, दृढ़ संकल्प से भरी हुई, जैसे कि चाहे कयामत ही क्यों न आ जाए, वह प्रतीक्षा करेगी। अचानक बंगले का द्वार खुला और तीनों महिलाओं की आंखें एक दिशा में तीव्रता से केंद्रित हो गईं। आन्या सिंघानिया विशेष रूप से चिंतित थी, उसकी आंखें चमक रही थीं, लगभग दौड़कर जाने के लिए उठने ही वाली थी। बंगले में प्रवेश करने वाला वीर नहीं था, बल्कि स्वाभाविक रूप से ये सान्या सिंघानिया थी, आन्या सिंघानिया की जुड़वा बहन, जिसने अपने सभी काम रद्द कर दिए थे ताकि वह शीघ्रता से घर लौट सके। प्यारी बहन, तुम्हारी प्यारी छोटी बहन घर वापस आ गई है, सान्या सिंघानिया ने खुशी से चिल्लाया, तेजी से दौड़ते हुए। हॉल में भागते हुए उसने आन्या सिंघानिया, अदिति चौहान और शिखा मेनन को बिना पलक झपकाए उसे घूरते हुए देखा, और वो थोड़ी स्तब्ध रह गई। मुझे इस तरह मत देखो, मुझे शर्म आ रही है, सान्या सिंघानिया मीठी हंसी हंसी। अपनी बहन की बिखरी हुई हालत देखकर वह तुरंत एक खरगोश की तरह झपटी, खुशी से पुकारते हुए, बहन, तुम्हारी छोटी बहन वापस आ गई है। सान्या सिंघानिया अपनी बहन के पास बैठ गई, उसे कसकर गले लगा लिया, और आन्या सिंघानिया ने आराम महसूस किया, अपनी बाहें खोलकर उसे वापस गले लगा लिया। एक छोटी बिल्ली की तरह रो रही हो, तुम्हारी आंखें भी सूज गई हैं। तुम, एक बड़ी बहन के रूप में, मुझे शर्मिंदा कर रही हो। बस एक आदमी ही तो गया है। अगर मैं कदम उठाऊं, तो चाहे वह गहरे पहाड़ों में छिप जाए, मैं उसे तुम्हारे लिए पकड़ सकती हूँ। तुम बहुत परेशान हो, सान्या सिंघानिया ने कहा, आन्या सिंघानिया की लाल सूजी हुई आंखों को कोमलता से सहलाते हुए, थोड़े क्रोध के साथ। तुम वापस क्यों आई? आन्या सिंघानिया ने पूछा, कुछ और उल्लेख नहीं किया? तुमने मुझे एक प्रेमी होने के बारे में कैसे नहीं बताया? सौभाग्य से, मैं चतुर हूं और अपने खाली समय में निगरानी फुटेज पर एक दृष्टि डाली। मैंने जो देखा उससे मैं चौंक गई, जिसके कारण मुझे शीघ्रता में वापस आना पड़ा। जब मैं विमान पर चढ़ने ही वाली थी, मुझे मां का बुलावा आया। सान्या सिंघानिया ने मुंह फुलाया, मां का उल्लेख करते समय उसका भाव क्रोधित हो गया। कैसा प्रेमी? बस एक मित्र, आन्या सिंघानिया ने समझाया, अपनी भावनाओं के बारे में अनिश्चित। तुम खुद से असत्य बोल रही हो। सान्या सिंघानिया ने अपने गाल फुलाए और आन्या सिंघानिया के माथे पर प्रहार किया। दोनों बहनें वहां बातें कर रही थीं, जबकि शिखा मेनन और अदिति चौहान चौड़े मुंह और आंखों से देख रही थीं, यह नहीं जानते हुए कि उनके सामने समान जुड़वाओं के बारे में क्या कहें। यह अदिति चौहान की सान्या सिंघानिया से पहली मुलाकात थी। यद्यपि उसने उसे पर्दे पर कई बार देखा था, उसके परिवार में युवा पीढ़ी सान्या सिंघानिया से बहुत मोहित थी, इसलिए उसे इस खूबसूरत सितारे की कुछ समझ थी। शिखा मेनन, आन्या सिंघानिया की सेक्रेटरी होने के नाते भी उसे व्यक्तिगत रूप से कभी नहीं देखा था, लेकिन अंततः अवसर मिला। हालांकि, वास्तविक व्यक्ति पर्दे पर शुद्ध देवी से बहुत भिन्न था।
वह एक सितारा देवी नहीं थी, बल्कि बस एक छोटी लड़की की तरह थी। यद्यपि सान्या सिंघानिया के दैनिक जीवन को समझना असंभव था, उसे निकट से मिलने से शिखा मेनन को उसकी रहस्यमयी देवी छवि की तुलना में एक अधिक सटीक प्रभाव मिला। वास्तविक व्यक्ति का प्रभाव वास्तव में भारी था। देश की धड़कन ऐसी दिखती है, किंवदंती की पहुंच से बाहर की देवी से काफी भिन्न, शिखा मेनन ने घबराहट में सोचा। जनता के मन में सान्या सिंघानिया के कई शीर्षक हैं, जैसे शुद्ध देवी और इतिहास की सबसे उत्तम देवी, जिसमें देश की धड़कन सबसे प्रमुख है। देश की धड़कन का उल्लेख करते हुए हर कोई जानता था कि वह किसका उल्लेख कर रही है। अपनी बहन के साथ एक गर्मजोशी से अभिवादन के पश्चात सान्या सिंघानिया ने शिखा मेनन को चंचलता से देखा, अपनी ठुड्डी उठाई और कहा, तुम्हारी चकित दृष्टि को देखते हुए तुम मुझसे निराश लगती हो? नहीं, मैंने बस यह अपेक्षा नहीं की थी कि एक बार दूर की देश की धड़कन का इतना साधारण पहलू भी होगा, शिखा मेनन ने अजीब तरह से हंसते हुए कहा। मंच पर और मंच के बाहर अलग होता है। तुम्हें मेरी बहन की सेक्रेटरी होना चाहिए और आगे की शिक्षा के लिए विदेश गई हो, फिर भी तुम ये भी नहीं समझती। मैं तुम्हें नीचा देखती हूँ। अज्ञानता वास्तव में भयावह है। क्या तुमने ये कहावत नहीं सुनी है, घर का जोगी जोगड़ा, आन गांव का सिद्ध? सान्या सिंघानिया ने छेड़ा। ये जानते हुए कि शिखा मेनन उसकी बहन के साथ काम करती है, सान्या सिंघानिया को उसकी कुछ समझ थी। वह किसी भी अजीब चरित्र को अपनी बहन के पास नहीं आने देती, चाहे वो अच्छा हो या बुरा। मुझे सिखाया गया है, यह मेरी शांति का ह्रास था, शिखा मेनन ने गंभीरता से कहा, सान्या सिंघानिया के सरल शब्दों से प्रबुद्ध होकर। घर का जोगी जोगड़ा, आन गांव का सिद्ध को एक उदाहरण के रूप में लेते हुए, यह एक भारतीय कहावत है। नायक दूसरों के मन में महान होते हैं, रहस्यमयी महिमा में लिपटे होते हैं, लेकिन उनके सेवकों की आंखों में वे खाते हैं, पीते हैं, शौच करते हैं और सोते हैं, ठीक साधारण लोगों की तरह। इसलिए एक नायक एक सेवक की आंखों में विशेष रूप से उल्लेखनीय नहीं होता है, वो बस एक व्यक्ति है। स्थिति सान्या सिंघानिया के समान है। मंच पर वो एक चमकदार किंवदंती है, मंच के बाहर वो बस एक महिला है, यहाँ तक कि एक लड़की भी। सान्या सिंघानिया ने शरारत से अदिति चौहान पर एक दृष्टि डाली, मुस्कुराते हुए, तुम वो सुंदरी हो जिसकी पैंट फट गई थी, है ना? तुम्हें कैसे पता? अदिति चौहान का भाव गहरा हो गया। उसे सान्या सिंघानिया के प्रति कोई महत्वपूर्ण भावना नहीं थी। आखिरकार वह सिर्फ एक सेलिब्रिटी थी और अदिति चौहान जैसे किसी व्यक्ति के लिए जो अक्सर जीवन और मृत्यु से निपटता था, उनकी दुनिया बहुत दूर थी। उसकी पैंट के साथ हुई घटना के बारे में केवल वीर और आन्या सिंघानिया जानते थे। स्वाभाविक रूप से उसे संदेह था कि आन्या सिंघानिया ने इसे लीक किया है, अन्यथा सान्या सिंघानिया को क्यों पता होगा। हालांकि बहनों के घनिष्ठ संबंध को देखते हुए वह शांत रही। बहनों का सब कुछ साझा करना स्वाभाविक ही है। घूरो मत और अधिक मत सोचो। बंगले में निगरानी है, मुझे सब कुछ पता है। यदि तुम्हें फुटेज की आवश्यकता है तो मैं तुम्हें तुम्हारे क्रोधित और शर्मिंदा भावों को देखने के लिए एक प्रति जलाकर दे सकती हूँ। सान्या सिंघानिया की आंखें चमकी, शरारत से चारों ओर देखते हुए। निगरानी? अदिति चौहान चौंक गई। ऐसे विशेषज्ञ के लिए ये तथ्य कि उसने ध्यान नहीं दिया था, वास्तव में चकित करने वाला था। अदिति चौहान ने सावधानी से चारों ओर देखा और सचमुच उसे कुछ असामान्य लगा। निगरानी कैमरे बहुत अच्छी तरह से छिपाए गए थे, लेकिन फिर भी उसे कुछ निशान मिल गए। अपनी पेशेवर प्रवृत्ति के कारण उसने पहली बार विला में आते ही अपने आसपास का निरीक्षण किया था, लेकिन उस समय कुछ विशेष ध्यान नहीं दिया था, इसलिए उसे अच्छी तरह से छिपे हुए निगरानी सेटअप का पता नहीं चला था। कौन से विला में निगरानी कैमरे लगाए जाते हैं? क्या इससे लोग असहज महसूस नहीं करते? इसमें घर जैसा कोई अनुभव नहीं है, ये तो हर समय निगरानी में रखे जाने वाले एक कारागार जैसा लगता है, अदिति ने अप्रसन्नता से कहा। लोगों को सहज महसूस कराने के लिए निश्चित रूप से इसे बहुत अच्छी तरह से छिपाया गया है। मैंने अपनी बहन के दैनिक जीवन पर नजर रखने के लिए निगरानी कैमरे लगाए हैं, न कि असंबंधित लोगों पर नजर रखने के लिए, सान्या सिंघानिया ने हंसते हुए कहा। वह अदिति की नाराजगी से परेशान नहीं हुई और चिढ़ाना जारी रखा, अपनी अजीब हरकतों को देखने में रुचि है। वे बहुत आकर्षक हैं। मैं तुम्हारी तरह उबाऊ नहीं होंगी। अदिति ने अपना चेहरा फेर लिया। कौन? किसने ऑफिसर अदिति को बुरा महसूस कराया? शिखा मेनन को रुचि हो गई, वह उत्सुकता से उत्तर जानना चाहती थी। मेरे फोन में एक वीडियो है, देखना चाहती हो? सान्या ने मुस्कुराते हुए कहा। मैं देखना चाहती हूँ, मुझे देखना ही है। शिखा अत्यंत उत्सुक थी। मैं तुम्हें नहीं दिखा रही, सान्या ने अपनी आंखें घुमाईं। चलो भी, मुझे दिखाओ। शिखा ने अपनी जीभ बाहर निकाली। अदिति और नहीं बैठ सकी और गहरी आवाज में कहा, उसे मिटा दो, मुझे गुस्सा मत दिलाओ। शिखा तुरंत शांत हो गई। जब अदिति ने ऐसा कहा, तो चाहे वह कितनी भी जिज्ञासु क्यों न हो, वह उसे केवल दबा सकती थी।
अदिति एक कठोर स्वभाव की महिला थी और वह अपने लिए कोई कठिनाई नहीं चाहती थी। हम सब स्त्रियां हैं, इतनी गंभीर क्यों हो? इसमें कोई आनंद नहीं है। सान्या ने उनका उपहास करते हुए एक चेहरा बनाया। सान्या के मजाक ने आन्या सिंघानिया को थोड़ा बेहतर महसूस कराया। आन्या को अभी भी उदास देखकर सान्या ने असहाय होकर कहा, ठीक है बहन, इतनी उदास मत हो। अगर वीर वापस आने की हिम्मत नहीं करता है तो मैं गुमशुदगी की सूचना लगा दूंगी। मेरी प्रतिष्ठा के साथ जैसे ही मैं ऑनलाइन इनाम की घोषणा करूंगी, जो भी वीर को ढूंढेगा उसे भारी इनाम और साथ में कुछ हस्ताक्षर वाली तस्वीरें देने का वचन दूंगी, तो देश भर के लोग उत्सुकता से वीर को खोजेंगे। उस समय वह गली के चूहे की तरह होगा। भले ही वीर नाले में छिप जाए, वह मेरे लोगों की खोज से नहीं बच पाएगा। गुमशुदगी की सूचना? क्या वीर का अपहरण हो गया है? इनाम की घोषणा? वीर ने कोई अपराध नहीं किया है। गली का चूहा? क्या तुम किसी को ऐसे ढूंढती हो? हस्ताक्षर वाली तस्वीरें? तुम सच में कल्पना करने की हिम्मत करती हो? शिखा संदेहों से भरी थी। सान्या के शब्द इतने असंबद्ध थे कि उनके साथ तालमेल बिठाना कठिन था। तुमसे किसी अच्छी बात की उम्मीद करना ही बेकार है, आन्या ने शिकायत की। ओह, एक पुरुष का बचाव करने के लिए तुम अपनी प्यारी बहन से इस तरह बात करने की हिम्मत करती हो? तुम पिटाई के लायक हो। सान्या झपटी और अपने हाथ आन्या की बगल की ओर बढ़ाए। ग्रे वुल्फ बार। मंच पर कान फाड़ देने वाला संगीत गूंज रहा था, जहां आकर्षक कपड़े पहने नर्तकियां अपने विस्फोटक शरीर को मरोड़ रही थीं। वीर बार में चला गया और बैठने के लिए एक अंधेरा कोना ढूंढ लिया। उसे नहीं पता था कि विला में क्या हो रहा है। वह कुछ शांति चाहता था, इसीलिए वह बार में आया था। जंगली संगीत की तुलना में जिस कोने में वीर बैठा था वह अंधेरा और उदास था, ठीक उसके ठंडे अतीत के जीवन की तरह। गलत इरादों वाले कई लोगों को दूर भगाने के बाद वीर का कोना शांत हो गया और किसी ने भी उसे फिर से परेशान करने की हिम्मत नहीं की। बार की तीसरी मंजिल पर एक कक्ष में एक चाकू चलाने वाली महिला अनजाने में निगरानी स्क्रीन पर घूर रही थी। वीर के कोने के दृश्य ने उसका ध्यान खींचा। उसकी आंखें तीव्र प्रकाश से चमक उठीं। वह छाया थी, ग्रे वुल्फ बार की मालिक, जिसे गलियों में छाया दीदी के नाम से जाना जाता था। छाया चमड़े के वस्त्रों में थी, सुंदर रूप से सुरुचिपूर्ण लेकिन एक जंगलीपन के साथ मिश्रित। भानु, कोने में बैठे उस आदमी पर नजर रखो। अगर वह प्रचंड बाघ गिरोह का आदमी है जो उपद्रव करने आया है, तो उसकी टांगें तोड़कर उसे बाहर फेंक देना। छाया ने ठंडक से आदेश दिया, जिससे एक अद्वितीय घातक तेज निकल रहा था। जी, छाया दीदी। छाया के पीछे झुके हुए भयंकर आंखों वाले एक हटे कट्टे आदमी ने सहमति व्यक्त की। प्रचंड बाघ गिरोह मुंबई के अपराध जगत का एकमात्र बड़ा गिरोह है। अन्य छोटे मोटे गिरोहों की उनके सामने कोई औकात नहीं है। जब भी प्रचंड बाघ गिरोह कोई कार्यवाही करता है, तो अन्य भूमिगत छोटी शक्तियां उसका अनुसरण करती हैं, उनमें ना कहने का साहस नहीं होता। प्रचंड बाघ गिरोह के तीसरे नेता की नजर छाया और उसकी प्रेमिका पर थी। वह उन्हें अपने लिए लेना चाहता था। वह पहले ही ग्रे वुल्फ बार को नष्ट करने के लिए आदमी भेज चुका था और छाया और उसकी प्रेमिका को पकड़कर क्रूरता से प्रताड़ित करने का इरादा रखता था। अंधेरे में 3 झड़पें हो चुकी थीं। प्रचंड बाघ गिरोह को और उपद्रव करने से रोकने के लिए छाया सतर्क रही। नुकसान को कम करने के लिए उसने अपने आसपास जितने भी बलशाली लोग थे उन्हें इकट्ठा कर लिया, किसी भी उपद्रव के संकेत पर जोरदार प्रहार करने के लिए तैयार। छाया ये भी जानती थी कि ग्रे वुल्फ बार के लिए प्रचंड बाघ गिरोह जैसे भूमिगत राक्षस का सामना करना कठिन था। हालांकि वह कभी आत्मसमर्पण नहीं करेगी, अपने व्यवसाय को नहीं छोड़ेगी, या खुद को किसी का खिलौना बनने नहीं देगी। वह मृत्यु तक प्रतिरोध करना पसंद करेगी। छाया की प्रेमिका एक महिला है जो बार में ही है, जिसका नाम रोशनी है, जिसे गलियों में रोशनी दीदी के नाम से जाना जाता है। दोनों एक समलैंगिक जोड़ा हैं। डॉट डॉट डॉट। एक बार सेवक ने वीर को देखा। जैसे ही एक दुबली पतली लड़की उसे मेन्यू देने वाली थी, एक अन्य महिला ने ये कार्य ले लिया और दुबली पतली लड़की से कहा, लता दीदी, मैं उसे सेवा देती हूँ। रिया, क्यों? क्या तुम उसमें रुचि रखती हो? दुबली पतली लड़की हैरान थी। नहीं, लता दीदी, मैं उसे जानती हूँ, रिया ने उत्तर दिया। ओह, तो तुम जाओ। सावधान रहना कि किसी कठिनाई में न पड़ जाओ, दुबली पतली लड़की ने याद दिलाया। मुझे पता है, रिया ने सहमति में सिर हिलाया। रिया कोई और नहीं बल्कि रिया वर्मा थी। पैसे की आवश्यकता के कारण भले ही वह रत्नदीप भवन की मैनेजर बन गई थी, वह काम के बाद अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए बार में एक सेल्स प्रमोटर के रूप में काम करती थी। अंधेरे कोने में वीर रात में एक अकेले भेड़िए की तरह था, एकाकी और उजाड़। जब रिया वर्मा वीर के पास पहुंची, तो उसने पहले ही उसे देख लिया था। उसकी निगाहें झिलमिला उठी जब उसने सोचा, वह इस तरह की जगह पर क्यों है? क्या होगा अगर वह बुरे लोगों से मिल जाए? क्या ऐसा हो सकता है कि उसे पैसे की आवश्यकता है और वह बार में काम करने आए हैं?
वीर रिया की वर्तमान स्थिति से परिचित नहीं था। इस तरह के बार में हर तरह के बुरे लोग थे और उसे सच में चिंता थी कि रिया को कोई खतरा हो सकता है। रिया की रक्षा करना, ये बहन जो उसे पहचान नहीं सकती थी, उसकी एक अटल जिम्मेदारी थी। वीर ने अपने हृदय में संकल्प लिया कि वह रिया की स्थिति का पता लगाने का अवसर ढूंढेगा और उसके परिवार के बारे में भी जानेगा। वह जानता था कि उसे गुप्त रूप से कार्य करना होगा और दूसरों को पता नहीं चलने देना होगा, अन्यथा ये रिया के लिए कठिनाई लाएगा। वह वर्तमान में सहज था, लेकिन अंधेरे में कई शत्रु छिपे हुए थे। एक पूर्व हत्यारे के रूप में उसकी कई पुरानी शत्रुताएं थीं। जब उसने देव संगठन के उच्च अधिकारियों को नष्ट कर दिया, तो वीर ने खुद से संबंधित सभी अभिलेखों को मिटा दिया था। उसे यकीन नहीं था कि कोई अवशेष बचा है या नहीं, लेकिन हर स्थिति के लिए वह लापरवाह नहीं हो सकता था। श्रीमान वीर, रिया वर्मा मुस्कुराई। उसने उसे नमस्कार किया। वीर ने शांति से उत्तर दिया, क्या तुम रत्नदीप भवन में मैनेजर नहीं हो? वेतन कम नहीं है, रात में यहाँ क्यों काम करती हो? क्या तुम्हें फायदा उठाए जाने का डर नहीं है? रिया की आंखों की गहराई में कड़वाहट और लाचारी की एक झलक थी, लेकिन बाहरी तौर पर वह अपरिवर्तित रही, उज्ज्वल रूप से मुस्कुराती रही। आपकी चिंता के लिए धन्यवाद, श्रीमान वीर। यहाँ का मालिक बहुत अच्छा है। बहुत कम लोग गंदी चालें खेलने की हिम्मत करते हैं। अगर यह सहमति से नहीं है, तो कोई उत्पीड़न नहीं होगा। वो वीर के शब्दों में निहितार्थ को स्पष्ट रूप से समझ गई थी, फिर भी उसने किसी तरह धैर्यपूर्वक समझाना शुरू कर दिया। वीर का भाव आत्मसंतुष्ट बना रहा, लेकिन उसने रिया के हृदय में उदासी और दुख को महसूस किया। वह उसके करीब आने की गहरी लालसा रखता था, लेकिन वह ऐसा नहीं कर सकता था। पारिवारिक स्नेह उसके लिए बहुत असाधारण था। उसने भारत में कई अभियान चलाए थे और जिन्हें उसने मारा था वे साधारण लोग नहीं थे। उसे डर था कि उसका अतीत रिया के लिए खतरा लाएगा, इसलिए उसे अपने उत्साह को रोकना पड़ा और रिया के साथ पूरी तरह से एक अजनबी जैसा व्यवहार किया। उसने चुपके से कसम खाई कि जब भी संभव हो वह रिया से बचेगा। अन्यथा, यदि उसकी पहचान उजागर हो गई, तो आने वाला खतरा कई लोगों की सुरक्षा को संकट में डाल सकता है। श्रीमान वीर, आप क्या पीना चाहेंगे? मैं आपको पिलाऊंगी। अगर आप नहीं होते, तो मैं मैनेजर नहीं बनती। मुझे आपको धन्यवाद देने का कभी अवसर नहीं मिला, इसलिए जब हम मिल ही गए हैं, तो मुझे अपना आभार व्यक्त करने दें। रिया ने गर्मजोशी से मुस्कुराते हुए कहा, रहने दो, तुम मुझे पिलाने का खर्च नहीं उठा सकती, और मैंने तुम्हारी ज्यादा सहायता नहीं की। तुम मैनेजर केवल अपनी अच्छी किस्मत के कारण बनी हो। वीर ने ठंडक से उत्तर दिया। वीर के तिरस्कारपूर्ण लहजे ने रिया की निगाहों को धुंधला कर दिया और वह सहज रूप से दुखी हो गई। वह खुद से बड़बड़ाई, वह ऐसा व्यक्ति कैसे हो सकता है? सही है, वह प्रेसिडेंट के इतने करीब है। वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो सकता, इसलिए इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि वह मुझ जैसे किसी को नीची नज़र से देखता है। वीर ने रिया की भावनाओं में बदलाव की परवाह नहीं की और निर्देश दिया, सबसे तेज वोडका, एक बोतल लाओ। उसने वोडका मांगी, सबसे तेज पे। बस एक छोटा घूंट पेट में एक विनाशकारी मुंह के जैसा महसूस होता था। रिया वहां खड़ी रह गई, उसका मुंह खुला का खुला रह गया। ज्यादातर लोग वोडका नहीं संभाल सकते थे, केवल वे जो मुसीबत मोल लेते थे वे इसे पीते थे। जो पीते भी थे वे केवल थोड़ा ही पीते थे। पूरी बोतल का आदेश देने से वह चकित रह गई। क्या तुमने मुझे नहीं सुना? वीर कुछ अधीर दिखाई दिया। एक बोतल, क्या आप निश्चित हैं? रिया होश में आई और आश्चर्य के संकेत के साथ पूछा। बकवास बंद करो और पे लाओ, वीर ने ठंडक से आग्रह किया। ओह, रिया चली गई, असाधारण रूप से परेशान दिख रही थी। उसका मन अस्त व्यस्त था। वह नहीं जानती थी कि क्या सोचे। वीर के उदासीन रवैये ने उसे अप्रसन्न कर दिया, जबकि उसका मन भी बेतहाशा अनुमान लगा रहा था। वह वास्तव में वीर द्वारा आदेशित पे का खर्च नहीं उठा सकती थी, और उसने वीर की उदासीनता का कारण खोजने की कोशिश की। फिलहाल, उसका मन अव्यवस्था में था, कुछ भी समझने में असमर्थ। धड़ाम, एक हैंडबैग वीर के सामने पटक दिया गया, जब एक दुबली पतली महिला, जिसे रिया ने लता दीदी कहा था, ने वीर को खतरनाक ढंग से घूरा। तुम इतने सुरुचिपूर्ण ढंग से कपड़े पहनते हो लेकिन एक घटिया इंसान निकले। बताओ, तुमने रिया को कैसे परेशान किया? जब से वह तुम्हारे पास से गई है, वह चिंतित है। यह मत कहना कि इसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है। दुबली पतली महिला ने वीर को उग्रता से घूरा। वीर ने दुबली पतली महिला पर एक संक्षिप्त नजर डाली और फिर उसे अनदेखा कर दिया। अगर वह उसे किसी और बात पर चुनौती देती, तो वह विनम्र नहीं होता, लेकिन चूंकि वह रिया के लिए खड़ी थी, इसलिए वह आगे उलझने के मूड में नहीं था। उसने महसूस किया कि दुबली पतली महिला, अपने उग्र व्यवहार के बावजूद, बहुत डरी हुई थी। इस तरह के बार में काम करते हुए, धमकाने से बचने के लिए कठोर अभिनय करना पड़ता था, लेकिन ये केवल छोटे मोटे पात्रों को डराता था। अगर वह किसी अधिक दुर्जय बदमाश से मिलती, तो उसे निश्चित रूप से पीड़ा होती। मुझे अनदेखा कर रहे हो,
तुम खुद को क्या समझते हो? यह मत सोचो कि शांत अभिनय करने से सब ठीक हो जाएगा। मैं तुम्हें चेतावनी दे रही हूँ। अगर तुमने फिर से रिया का अपमान किया तो मैं किसी से तुम्हारी टांगें तुड़वा दूंगी, दुबली पतली महिला ने रौब झाड़ते हुए कहा। क्या तुम पागल हो? अपनी जुबान पर लगाम रखो, वरना तुम्हें पछताना पड़ेगा, वीर ने असहाय होकर उत्तर दिया। तुम पागल हो? तुम्हारा पूरा परिवार पागल है, वरना क्या? मुझे छूकर देखो अगर हिम्मत है तो। जानते हो कि तुम किसके इलाके में हो, फिर भी तुम घमंडी होने की हिम्मत कर रहे हो, दुबली पतली महिला ने उग्रता से चिल्लाया। वीर अत्यंत व्यथित था। जबकि उसने दुबली पतली महिला द्वारा रिया का बचाव करने की सराहना की, उसका एक गिरोह के नेता की तरह अभिनय करना, स्पष्ट रूप से भयभीत होने के बावजूद, उसके हृदय की पीड़ा को अव्यक्त छोड़ गया। उसे दुबली पतली महिला को मारना नहीं चाहिए था, लेकिन उसकी भिनभिनाहट सुनना उसे अंतहीन रूप से परेशान कर रहा था। भौंकना बंद करो। अगर तुम भूखी हो तो यहाँ से बाईं ओर जाओ। शायद तुम्हें चबाने के लिए कुछ हड्डियां मिल जाएं। मुझ पर फिर से भौंकी तो मैं तुम्हें एक हड्डी भी नहीं फेंकूंगा। दुविधा में फंसे वीर केवल मौखिक रूप से दुबली पतली महिला को सबक सिखा सकता था। तुम मुझे कुत्ता कह रहे हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे कुत्ता कहने की? दुबली पतली महिला ने खुद की ओर इशारा करते हुए गुस्से से उछलते हुए कहा। कम से कम तुम जानती हो कि तुम एक कुत्ता हो, आखिरकार बहुत मूर्ख नहीं हो। वीर ने ठंडक से उत्तर दिया। मैं तुमसे लड़ूंगी। मानो या ना मानो, मैं तुम्हारी आंखें निकाल लूंगी और उन्हें अपने पे के साथ खा जाऊंगी। दुबली पतली महिला ने अपनी आस्तीनें ऊपर चढ़ाईं, जैसे कि अपने नाखूनों से हमला करने का इशारा कर रही हो। सतह पर वह उग्र थी, लेकिन अंदर से वह आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं कर रही थी, मौत से डरी हुई थी। उसने आंतरिक रूप से प्रार्थना की, उम्मीद है कि वीर एक डरपोक काया होगा जो जल्दी से माफी मांगेगा और उसके सामने पीछे हट जाएगा, अन्यथा वह कठिनाई में पड़ जाएगी। मुझे विश्वास नहीं है। मुझे छू कर देखो, वीर ने कहा, दुबली पतली महिला को मनोरंजन के साथ देखते हुए। वह लंबे समय से उसके विचारों को समझ गया था और इसे काफी मजेदार पाया। उस स्तर पर उसके सामने डींगे हाँकना वास्तव में खुद को बहुत आंकना था। क्या दुबली पतली महिला वीर के विरुद्ध कार्यवाही करने की हिम्मत करती है? भले ही उसे 10 लोगों का साहस दे दिया जाए, वह हिम्मत नहीं करेगी। दुबली पतली महिला ने मूल रूप से सोचा था कि उसके कठोर शब्द वीर को डरा सकते हैं, लेकिन उसे एहसास हुआ कि वह एक कठोर चट्टान से टकरा गई है। उसका हृदय पहले से ही डर से धड़क रहा था, तो वह वीर के सामने और अधिक घमंडी होने की हिम्मत कैसे कर सकती थी? मैं तुम्हें चेतावनी देती हूँ, तुम बेहतर व्यवहार करो, यह मत सोचो कि मैं तुमसे डरती हूँ। दुबली पतली महिला ने आत्मविश्वास की कमी के साथ चिल्लाया। जब वीर थोड़ा हिला, तो दुबली पतली महिला, एक चौंके हुए जंगली खरगोश की तरह, जल्दी से एक कदम पीछे हट गई और चिल्लाई, हिलो मत, तुम क्या चाहते हो? अगर तुम फिर से हिले, तो मैं सहायता के लिए पुकारूंगी। वीर ने असहाय होकर अपना सिर हिलाया, दुबली पतली महिला के डर और मानसिकता को पूरी तरह से समझते हुए। इस समय, रिया वर्मा पे लेकर आए और तभी दुबली पतली महिला का आत्मविश्वास धीरे धीरे लौटा। रिया के पे रखने के बाद, दुबली पतली महिला ने रिया का हाथ पकड़ा और तेजी से भाग गई। रिया, मुझे मत खींचो, मैंने कहा मुझे मत खींचो, फिर भी तुम मुझे घसीट रही हो। मैं इस बार इसे जाने दूंगी, लेकिन अगली बार तुम देखोगी। दुबली पतली महिला ने वीर को उग्रता से देखा, रिया का हाथ खींचकर वह वीर की नजरों से हवा की तरह गायब हो गई, अपनी धमकियों का उपयोग अपने मनोबल को बढ़ाने के लिए कर रही थी। रिया बहुत निराश थी। स्पष्ट रूप से उसे घसीटा जा रहा था और भागने पर विवश किया जा रहा था, लेकिन दुबली पतली महिला के शब्दों में ऐसा लग रहा था जैसे वह उसे दूर खींच रही थी। वह वीर से थोड़ी देर बात करना चाहती थी, लेकिन अब कोई अवसर नहीं था। वीर ने दोनों भागती हुई आकृतियों को एक कड़वी मुस्कान के साथ देखा। वीर ने अपने लिए एक पे डाला, तेज शराब के प्याले गटकता गया। जलती हुई सनसनी ऊपर उठी, जिससे उसे एक असामान्य रोमांच मिला। वह अक्सर शराब नहीं पीता था, लेकिन जब भी वह परेशान महसूस करता, वह तेज शराब पीता। कड़वा और तीखा स्वाद उसे एक अनूठा एहसास देता था, जैसे कि केवल इसी तरह से उसका ठंडा हृदय जीवित महसूस कर सकता था। दूर से रिया ने शिकायत की, लता दीदी, आपने मुझे एक पागल की तरह क्यों घसीटा? क्या यह इसलिए नहीं था क्योंकि मैंने तुम्हें परेशान देखा और तुम्हारे लिए बदला लेने के लिए उस आदमी को सबक सिखाना चाहा? मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं एक लोहे की प्लेट से टकरा जाऊंगी। अगर तुम समय पर नहीं आती, तो मुझे नहीं पता होता कि मैं अपना चेहरा कहाँ छिपाती। दुबली पतली महिला ने नाराजगी से बड़बड़ाया। लता दीदी, आपने गलत समझा, आप मेरे परिवार की स्थिति के बारे में जानती हैं। वह वही आदमी है जिसके बारे में मैंने आपको बताया था, जिसका नाम मेरे भाई के समान है। मैं उसे देखकर परिवार का एहसास करती हूँ, लेकिन मेरे प्रति उसका रवैया इतना ठंडा है जैसे कि वह मुझसे घृणा करता है, इसीलिए मैं खुश नहीं हूँ। ऐसा नहीं है कि उसने मुझे तंग किया।
रिया ने एक कड़वी मुस्कान के साथ समझाया। ओह, तुमने ये पहले क्यों नहीं कहा, जिससे मुझे व्यर्थ में पीड़ा हुई, दुबली पतली महिला ने डांटा। मेरे पास ये कहने का अवसर कब था? रिया ने असहाय होकर अपनी आंखें घुमाई। ठीक है, तुम्हें क्षमा किया, दुबली पतली महिला ने उदारता से कहा, फिर आत्मविश्वास से जोड़ा, मैंने एक पुस्तक में पढ़ा है कि खूनी रिश्तेदारों के बीच एक तरह का संबंध होता है, शायद जैसा तुम महसूस कर रही हो। तुम इतने वर्षों से अपने लापता भाई के बारे में लगातार सोच रही हो, शायद ये वास्तव में वही है। अगर तुम पुष्टि करना चाहती हो कि वह तुम्हारा भाई है, तो ये सरल है, उसे थोड़ा चाकू मारकर खून निकाल लो, फिर उसे अस्पताल ले जाकर जांच कराओ कि तुम्हारा कोई पारिवारिक संबंध है या नहीं। मैंने ये कैसे नहीं सोचा? लता दीदी, आप बहुत चतुर हैं। रिया की आंखें चमक उठीं। निश्चित रूप से, वरना तुम मुझे लता दीदी क्यों कहती? दुबली पतली महिला ने गर्व से अपने बाल फेंके, फिर उत्सुकता से कहा, मैं एक फल काटने वाला चाकू ढूंढने जाती हूँ, और फिर पीछे से वार करूंगी। जब मेरा काम हो जाएगा, तो जल्दी से खून इकट्ठा कर लेना। दुबली पतली महिला को कार्यवाही करने के लिए तैयार देखकर रिया ने उसे वापस खींच लिया, कड़वाहट से कहा, लता दीदी, अगर वह सच में मेरा भाई है, तो वह मुझे इस तरह नजरअंदाज नहीं करेगा। अगर वह जानबूझकर दूरी बनाए हुए है, तो हमारी जल्दबाजी की कार्यवाही चीजों को खराब कर सकती है। इसके अलावा, एक फल काटने वाला चाकू गलती से किसी को मार सकता है, जो अच्छा नहीं है। क्या तुम्हें मेरे कौशल पर भरोसा नहीं है जब मैं ये कर रही हूँ? मैं गारंटी देती हूँ कि कोई नहीं मरेगा, दुबली पतली महिला ने आत्मविश्वास से कहा। वह एक बात साबित करना भी चाहती थी। वीर के सामने डरपोक होना उसके लिए बहुत शर्मनाक था। रिया को उसके भाई को खोजने में सहायता करने की आड़ में वीर में एक छोटा सा छेद करना कोई बड़ी बात नहीं लगती थी। अगर सबसे बुरा हुआ, तो वह चीजों को निपटाने के लिए कुछ चिकित्सा खर्चों का भुगतान कर सकती थी। दुबली पतली महिला को अचानक एहसास हुआ कि रिया ने क्या कहा और चिंतित होकर बोली, रिया, अगर वह आदमी सच में तुम्हारा भाई है और वह जानबूझकर दूरी बनाए हुए है, तो उसकी पहचान रहस्यमय हो सकती है। क्या वह देश के किसी गुप्त विभाग से हो सकता है? ऐसे लोगों से खिलवाड़ नहीं किया जाता। न केवल मेरे पास खून निकालने की क्षमता नहीं है, अगर मैं वास्तव में कोई कदम उठाती हूँ और इसकी जांच हो जाती है, तो मुझे गुप्त रूप से समाप्त किया जा सकता है। लता दीदी, आपका मस्तिष्क कैसे तार तार होकर यह सोचता है? रिया हंसे बिना नहीं रह सकी। मजाक मत करो, यह संभव नहीं है। केवल ऐसे लोग ही अपने परिवार से सभी संबंध तोड़ लेंगे, या तो दुश्मनों द्वारा बदला लेने के डर से, या क्योंकि उन्होंने गोपनीयता समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं और अपने अभियानों को छोड़कर सब कुछ भूल जाते हैं। दुबली पतली महिला ने चतुर बनने की कोशिश करते हुए कल्पना की। रिया ने दुबली पतली महिला की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। चूंकि उसे संदेह था कि वीर उसका भाई हो सकता है, वह खुले तौर पर जांच नहीं कर सकती थी, वह केवल गुप्त रूप से इसकी जांच कर सकती थी। वह जानती थी कि वीर का प्रेसिडेंट के साथ अच्छा संबंध है, और अपनी हैसियत से वह प्रेसिडेंट तक नहीं पहुंच सकती थी, लेकिन वह प्रेसिडेंट की सेक्रेटरी को ढूंढ सकती थी। वहां से वह धीरे धीरे जांच कर सकती थी और पुष्टि कर सकती थी कि क्या वीर वास्तव में उसका भाई था। मन बना लेने के बाद रिया थोड़ी शांत हुई। उसे बस लगा कि वीर सच में उसका भाई हो सकता है। यद्यपि वह नहीं जानती थी कि वीर क्या सोच रहा था। वह ये स्पष्ट करना चाहती थी कि क्या उनके बीच कोई पारिवारिक संबंध था। अगर नहीं था, तो वह कम से कम उम्मीद छोड़ देगी। ग्रे वुल्फ बार की बारटेंडर रोशनी थी, बार की मालिक छाया की प्रेमिका। रोशनी बहुत सुंदर थी, नाजुक विशेषताओं के साथ, कोमल और शांत, एक अच्छी लड़की की विशिष्ट छवि। बार के पुरुष रोशनी को सीधे देखने की हिम्मत नहीं करते थे, यहाँ तक कि साहसी लोग भी केवल चुपके से झांकने की हिम्मत करते थे। छाया दीदी की प्रेमिका होने के नाते बहुत कम लोग उसकी लालसा करने की हिम्मत करते थे। इस समय रोशनी वीर को भारी मात्रा में शराब पीते हुए देख रही थी, सतर्कता और शत्रुता के साथ। वह जानती थी कि प्रचंड बाघ गिरोह अंततः उसे और छाया को बलपूर्वक ले जाने के लिए आएगा, इसलिए वह तैयारी कर रही थी। जब वीर बार में प्रकट हुआ और उस धनी महिला को डांटा जिसने उससे बात करने की कोशिश की, तो उसने पहले ही ग्रे वुल्फ बार का ध्यान आकर्षित कर लिया था। उसे किसी ऐसे व्यक्ति के रूप में चिन्हित किया गया था जिसे कम नहीं आंका जाना चाहिए। जब तक वीर उपद्रव नहीं करता, ग्रे वुल्फ बार के लोग कोई शत्रुता नहीं दिखाएंगे। एक चौथाई घंटा पलक झपकते ही बीत गया। वीर ने तेज शराब की 5 बोतलें पी लीं और फिर भी अप्रभावित लग रहा था। क्या वह खुद को पीकर मारने की कोशिश कर रहा है? रोशनी हैरान और चकित थी। उसने कभी किसी को नहीं देखा था जो बिना भौहें सिकुड़े वोडका की 5 बोतलें पी सके, इसका प्रभाव जबरदस्त था। रिया एक तरफ चिंतित थी लेकिन कुछ नहीं कर सकती थी। उसने वीर को समझाने की कोशिश की थी, लेकिन उसने उसे बेरहमी से भगा दिया। इस समय रिया असहाय महसूस कर रही थी। वीर की अकेली आकृति को देखते हुए उसका हृदय मदद नहीं कर सकता था, लेकिन दर्द होता था। कई महिलाएं वीर से बात करने आईं, लेकिन किसी ने भी उसके बगल में बैठने की हिम्मत नहीं की।
जल्द ही पूरा बार फुसफुसा रहा था। सभी की आंखें चुपके से वीर के कोने पर देख रही थीं। शराब का देवता, 10 मिनट में वोडका की 5 बोतलें गटक गया। क्या वह अभी भी इंसान है? मैं तो एक घूंट भी नहीं ले सकता। वो शराब एक व्यक्ति को मार सकती है। क्या वह आत्महत्या करने की कोशिश कर रहा है? सभी ने चर्चा करते हुए अनुमान लगाया। जैसे ही वीर एक और पेय का आदेश देने वाला था, दर्जनों लोग लोहे के डंडे और तलवारें लिए बार में घुस आए। 40 से 50 लोग अचानक बार में घुस आए, जिससे अंदर के पुरुष और महिलाएं एक साथ जम गए। अब कोई शोर नहीं कर रहे थे। भय से भरी आंखों ने उनके लिए रास्ता बना दिया, जबकि हिंसक संगीत धड़कता रहा। इन लोगों में एक गंजा आदमी था जो उनका नेतृत्व कर रहा था, जिसे गलियों में छछूंदर के नाम से जाना जाता था। छछूंदर के मुंह में एक सिगार था। उसका थोड़ा मोटा चेहरा गड्ढों वाला और खतरनाक था। जो भी शामिल नहीं है, 3 सेकंड में यहाँ से निकल जाओ, वरना हम उन लोगों को एक छोटा सा सबक सिखाने के लिए एक हाथ काट देंगे जो यहाँ रुकेंगे। छछूंदर ने धुएं का एक बादल उगला, उसकी दबंग आवाज गूंज उठी। एक पल में बार में रोमांच चाहने वाले बिखर गए। इतनी तेजी से भागे कि उन्होंने जगह को पूरी तरह से खाली कर दिया। रिया वर्मा और अन्य लोग एक साथ दुबक गए, डर से कांप रहे थे। किसी ने भी कोने में बैठे वीर पर ध्यान नहीं दिया। छाया ने 20 से अधिक लोगों का नेतृत्व करते हुए उनका सामना किया। उसके हाथों में 2 तलवारें एक ठंडी आभा बिखेर रही थीं। छाया के आसपास के लोग बार के सभी बाउंसर थे। छछूंदर उपद्रव करने आया था, स्वाभाविक रूप से छाया और रोशनी पर हावी होने के लिए अपनी बेहतर संख्या पर निर्भर था। दोनों को पकड़कर तीसरे नेता के लिए भेंट के रूप में पेश करने की योजना बना रहा था। रोशनी, एक कोमल महिला होने के नाते, उसने कई ऐसे झगड़े देखे थे लेकिन वास्तविक लड़ाई का अनुभव नहीं था। छाया बचपन से ही विद्रोही थी, लेकिन उसका अभी भी एक परिवार था। उस समय कर्ज वसूलने वालों ने उसके पिता को पकड़ लिया था। उसका जीवन और मृत्यु अज्ञात थी। गुस्से में छाया ने अपने पिता को बचाने के लिए एक तलवार पकड़ ली। अंत में उसके पिता साहूकारों के हाथों मर गए, लेकिन वह 1 दर्जन से अधिक लोगों को काटकर उन्हें डराने में कामयाब रही। तभी उसने अपने पिता के शव को कहीं दफनाने के लिए वापस पाया। तब से छाया ने विद्यालय छोड़ दिया। रोशनी घर से भाग गई थी। जब सड़क पर रोशनी को परेशान किया जा रहा था, तो छाया ने उसे बचाया था। छाया दीदी, तुम्हें छाया दीदी कहना तुम्हें सम्मान देना है। अगर मैं तुम्हें सम्मान देता हूँ, तो तुम्हें मुझे सहारा देना चाहिए, अन्यथा ये सद्भाव को नुकसान पहुंचाएगा और सभी के लिए बुरा होगा। अगर तुम दोनों उसकी सेवा करने के लिए सहमत हो जाती हो, तो तुम उच्च जीवन जी सकती हो। खाने पीने की कोई चिंता नहीं, सोने चांदी पहनने की तो बात ही छोड़ दो। तुम एक विला में रहोगी, तुम्हारी सैर के लिए अंगरक्षक होंगे। क्या ये वह जीवन नहीं है जिसकी कई महिलाएं इच्छा करती हैं? छछूंदर ने प्रेरक रूप से फुसलाया, उन्हें बिना लड़े अधीन करने की कोशिश कर रहा था, जो स्वाभाविक रूप से आदर्श होगा। अगर यह काम नहीं करता, तो वह बल का प्रयोग करने में संकोच नहीं करता। दोनों महिलाओं को पकड़कर अपने भविष्य की संभावनाओं के लिए तीसरे नेता को प्रस्तुत करने के लिए दृढ़ था। छछूंदर, तुम सिर्फ दूसरों के लिए एक कुत्ता हो, और फिर भी तुम मेरे सामने ऊंचा और शक्तिशाली अभिनय करना चाहते हो। तुम योग्य नहीं हो। जंग बहादुर कुछ भी नहीं है। वह मेरे शरीर की लालसा करने की हिम्मत कैसे करता है? मैं अपना गला काटना पसंद करूंगी बजाय इसके कि उस कमीने जंग बहादुर को मुझ पर एक उंगली भी रखने दूं। छाया ने क्रोधित होकर कहा। जिस जंग बहादुर का उसने उल्लेख किया, वह प्रचंड बाघ गिरोह का तीसरा नेता था। छाया दीदी, अगर तुम इस दुनिया में जीवित रहना चाहती हो, तो तुम्हें समय को जानना होगा। अन्यथा तुम गलियों में मर जाओगी और कोई तुम्हें दफनाने वाला नहीं होगा। प्रचंड बाघ गिरोह के सामने छछूंदर का एक वफादार कुत्ता होना वास्तव में मेरे लिए एक आशीर्वाद है। जहां तक तुम्हारी बात है, इतनी कृतघ्न होने के कारण मुझे तुम्हें एक सबक सिखाना होगा। आमतौर पर मैं तुम्हारा सम्मान करता हूं क्योंकि तुम एक महिला हो, लेकिन अब भी कठोर अभिनय करना बस मूर्खता है। छछूंदर ने उपहास किया। छछूंदर, अगर तुम एक पुरुष हो, तो मुझसे आमने सामने लड़ो, देखते हैं कि मैं तुम्हारी खाल उधेड़ती हूं या नहीं। छाया ने उसे चुनौती दी। छछूंदर ने उपहास किया, मुझे उकसाने की कोशिश मत करो। केवल एक मूर्ख ही तुमसे आमने सामने लड़ेगा। मैं एक पुरुष हूं या नहीं ये तुम पर निर्भर नहीं है, ये वह है जो मेरी महिला कहती है। मेरे पास संख्या में एक लाभ है, मुझे तुमसे आमने सामने क्यों लड़ना चाहिए? डरपोक चूहा, तुम खुद को छछूंदर कहने की हिम्मत करते हो, ये तुम्हारे लिए शर्मनाक है। छाया ने धधकते हुए कहा। मैंने लंबे समय से सुना है कि छाया दीदी बचपन से ही एक लड़ाका औरत रही है। अब जब मैंने तुम्हें देखा है, तो यह वास्तव में तुम्हारी प्रतिष्ठा के अनुरूप है। छछूंदर की निगाहें शातिर हो गईं। लड़कों, पकड़ो इन्हें। सारे पुरुषों को मारकर गिरा दो और तीसरे सरगना की पसंद को छोड़कर सभी स्त्रियों के वस्त्र उतार दो। आज रात हम सब आनंद मनाएंगे। छछूंदर ने अपनी आंखों में एक क्रूर चमक के साथ ठंडे स्वर में आदेश दिया। समझ गया।
छछूंदर के आसपास के गुंडे निर्लजता से हंसे, प्रत्येक अपने शस्त्र लहराते हुए आगे बढ़ा। झुकने से बेहतर है टूट जाना। चलो इन दुष्टों को दिखाते हैं कि हम क्या चीज हैं। छाया ने दहाड़ते हुए कहा और वह 2 तलवारें लेकर आगे बढ़ी, जिनसे रक्त की धारें बह निकलीं। ग्रे वुल्फ बार के सुरक्षाकर्मी भी कोई निर्बल नहीं थे, छाया के नेतृत्व में वे भी बाघों की भांति भयंकर हो गए। युद्ध छिड़ने ही वाला था, दोनों पक्षों के योद्धा आपस में भिड़ गए, हत्या के नारे गूंज रहे थे और रक्त उड़ रहा था। मारो इन्हें, इन कमीनों को पीट पीट कर मार डालो, काट डालो, इन दुष्टों के टुकड़े टुकड़े कर दो। लड़ाई में उलझी भीड़ ने धीमी गर्जना की, चारों ओर एक हिंसक वातावरण छा गया। 1/4 घंटे के पश्चात छाया के आसपास के सभी योद्धा पीड़ा से कराहते हुए भूमि पर गिर चुके थे, जबकि छाया, जो अभी भी खड़ी थी, 1 दर्जन से अधिक पुरुषों से घिरी हुई थी, पर वे उस पर आक्रमण करने से डर रहे थे। छाया दीदी, तुम स्वयं को बहुत शक्तिशाली समझती हो, है ना? हम तुम्हें शीघ्र ही आत्मसमर्पण करवा देंगे, छछूंदर ने अंधकार में मुस्कान के साथ कहा और निर्देश दिया, लालू, मेरे लिए रोशनी को पकड़ो, मैं देखना चाहता हूं कि वह मेरे विरुद्ध कैसे लड़ सकती है। चिंता मत करो छछूंदर भाई, मैं रोशनी को बिना कोई क्षति पहुंचाए पकड़ लूंगा, लालू ने धूर्तता से उत्तर देते हुए आदेश स्वीकार किया। छछूंदर, तुम नीच कमीने, यदि तुम में सामर्थ्य है तो पहले मुझे नीचे गिराओ, बंधकों से धमकाना नियमों के विरुद्ध है। छाया क्रोधित हो उठी, रोशनी वास्तव में उसकी दुर्बलता थी, यदि रोशनी को पकड़ लिया गया तो वह कैसे पूरी शक्ति से लड़ सकती थी। नियम गए नियम तेल लेने, जब तक मैं तुम दोनों को पकड़ सकता हूं, तो कुछ नियमों को तोड़ने में क्या जाता है। छछूंदर धूर्तता से हंसा, उसका भाव गंभीर हो गया। उसके गुंडे बहुत थे, लेकिन छाया को गिराना लगभग असंभव था। इसलिए छाया को सफलतापूर्वक पकड़ने के लिए वह केवल रोशनी का प्रयोग कर सकता था। दुष्ट, तुम बहुत नीच हो, छाया ने असहाय होकर चिल्लाया। जब तक मैं तीसरे सरगना को प्रसन्न कर सकता हूं, नीचता कोई अर्थ नहीं रखती, छछूंदर ने उदासीनता से उत्तर दिया। लालू 5-6 लोगों का नेतृत्व करते हुए, तलवारें लहराते हुए रोशनी की ओर बढ़ा। छाया, सहायता करने में असमर्थ, केवल लाल आंखों से भयंकर रूप से लड़ सकती थी। रोशनी के पास केवल पिंटू उसकी रक्षा कर रहा था, जो मूल रूप से छाया के निर्देशानुसार कर्तव्यनिष्ठा से उसकी रक्षा कर रहा था। पिंटू, एक और हट जाओ, तुम उनका सामना नहीं कर सकते, रोशनी ने शांति से कहा। रोशनी नहीं चाहती थी कि पिंटू व्यर्थ में घायल हो, इसलिए वह केवल उसे पीछे हटने के लिए कह सकती थी। नहीं, ये दुष्ट रोशनी दीदी को हानि पहुंचाना चाहते हैं, उन्हें पहले मुझसे होकर गुजरना होगा, पिंटू ने हठपूर्वक कहा और निडर गति से आगे बढ़ते हुए लालू और उसके समूह को रोकने का प्रयास किया। मृत्यु को निमंत्रण दे रहा है, इसकी टांग तोड़ दो, लालू ने कठोरता से आदेश दिया। 3 आदमी बलपूर्वक आगे बढ़े और पिंटू की एक टांग तोड़ दी। पिंटू भूमि पर पीड़ा से चिल्लाया जब लालू रोशनी के पास पहुंचा और धीरे से बोला, आत्मसमर्पण कर दो, प्रतिरोध का कोई अच्छा परिणाम नहीं होगा। रोशनी चुप रही, लालू और उसके आदमियों को क्रोध से घूरती रही। इसे बांध दो और सावधान रहना, ये तीसरे सरगना की पसंद है, उसे अप्रसन्न करना बुद्धिमानी नहीं होगी, लालू ने तदनुसार निर्देश दिया। 2 आदमियों ने अपनी तैयार रस्सियां निकाली और रोशनी को बांधने के लिए आगे बढ़े। अचानक रोशनी ने अपने हाथ में एक चमकता हुआ खंजर निकाला और पास के एक आदमी की ओर घोंप दिया। खंजर अंदर बाहर हुआ, रक्त की धार बह निकली और वह आदमी भय से अपना पेट पकड़कर पीछे हट गया। लालू और उसका समूह चौंक गया, उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि कोमल दिखने वाली रोशनी का ऐसा भयंकर पक्ष भी होगा। रोशनी ने खंजर पकड़ रखा था और लालू और उसके आदमियों को घूर रही थी, जो भय से पीछे हटते रहे। छछूंदर भाई, ये लड़की सरल नहीं है, हम क्या करें? लालू ने सहायता के लिए छछूंदर की दिशा में तत्काल चिल्लाया। स्वयं संभालो, शीघ्र करो, मुझे लज्जित मत करो, छछूंदर ने अधीरता से चिल्लाया। लालू और उसका समूह, इस भय से कि वे रोशनी को हानि पहुंचा देंगे, असावधान हो गए जब उसने उनमें से एक को छुरा घोंप दिया, अन्यथा वे उसे बहुत पहले ही बेहोश कर चुके होते। जैसे ही लालू और उसके आदमी रोशनी को वश में करने की तैयारी कर रहे थे, रिया वर्मा और अन्य स्त्रियों के पास कुछ क्रूर लोग उनके वस्त्र फाड़ने ही वाले थे, जिससे रिया वर्मा और अन्य भय से एक साथ सिमट गईं और हल्की सिसकियां सुनाई दे रही थीं। ये लोग छछूंदर के आदेशों का पालन कर रहे थे, उनका आशय रिया वर्मा और अन्य के वस्त्र फाड़ना था, ताकि छाया और रोशनी को पकड़ने के पश्चात वे उनका आनंद ले सकें। वीर वर्मा कोने में बैठा था, जब तक कोई मारा नहीं जाता, तब तक इस हाथापाई में हस्तक्षेप करने में उसकी कोई रुचि नहीं थी। उसने भारत देश में आने पर शपथ ली थी कि वह किसी और व्यक्ति को नहीं मारेगा या किसी को अपने सामने दुखद मृत्यु मरते नहीं देखेगा। इसलिए उसने इस दृश्य को अनदेखा कर दिया, लेकिन अब रिया वर्मा इसमें फंस गई थी, वह बस खड़ा नहीं रह सकता था। वीर के हाथ से एक गिलास उड़ा, जो हवा को चीरता हुआ एक आदमी के सिर की ओर गया। खटाक,
एक तीखी ध्वनि के साथ गिलास टूट गया और अनगिनत टुकड़ों में बिखर गया। जो आदमी रिया वर्मा और अन्य पर आक्रमण करने वाला था, वह बेहोश होकर एक ओर गिर गया। आसपास के लोग अचानक चौंक गए और ठंडे मन से अपने चारों ओर देखने लगे। ये कौन था? किसने छिपकर आक्रमण किया? सामने आओ। लोगों ने क्रोधित होकर अपशब्द कहे, उनकी आंखें वीर के कोने की ओर मुड़ गईं। ये वही दुष्ट होगा, उसे पकड़ लो, उनमें से एक ने अहंकार से चिल्लाया और वीर पर झपटा। जबकि रिया वर्मा और अन्य स्त्रियां घबराई हुई थीं, ये देखकर कि उनके पीछे पड़े क्रूर लोग अब वीर की ओर मुड़ गए हैं, उन्होंने थोड़ी राहत की सांस ली। रिया, वह व्यक्ति अद्भुत है, उसने केवल एक गिलास से किसी को मार गिराया। ये तो बहुत भयावह है, एक दुबली पतली स्त्री ने भयभीत होकर अपनी छाती पर हाथ रखते हुए कहा। रिया वर्मा का हृदय भय से धड़क रहा था। इस क्षण वह स्वाभाविक रूप से किसी के बचाने की आशा कर रही थी, लेकिन 7-8 लोगों को वीर पर झपटते देख वह वीर की सुरक्षा के लिए चिंतित होने लगी। लता दीदी, क्या आपको लगता है कि वह ठीक रहेगा? रिया वर्मा ने चिंतित होकर पूछा। वह ठीक रहेगा। मैं कुछ समय से जानती हूं कि वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। तुम अपनी अधिक चिंता करो। तुम अभी भी कुंवारी हो, किसी पुरुष का अनुभव किए बिना मरना बहुत बुरा होगा। कहते हैं कि कुंवारी प्रेतात्माओं को पाताल लोक में कष्ट होता है, उनकी जीभ खींची जाती है और हृदय निकाल लिया जाता है, उस दुबली स्त्री ने अपना चेहरा लटकाकर कहा। अभी ऐसी निरर्थक बातें करने का समय नहीं है। रिया वर्मा की चिंता थोड़ी कम हुई जब उसने उस दुबली स्त्री को दोषी ठहराते हुए चिकोटी काटी। छोटे बदमाश, जीने से ऊब गए हो। हमारे मामलों में हस्तक्षेप करने का साहस कैसे किया? 7-8 लोग, शस्त्रों से लैस, वीर को घेर कर चिल्लाए। उनकी आवाजें बीच में ही रुक गईं, जबकि वे, भयभीत भावों के साथ, एक साथ बाहर फेंक दिए गए। वीर को घेरे हुए 7-8 लोगों ने अपनी धमकियां पूरी भी नहीं की थीं कि उनके शरीर लगभग एक साथ पीछे की ओर फेंक दिए गए। उनके भावों में आतंक भरा था, उनके मुंह से रक्त फूट पड़ा, और उनकी छाती से उत्पन्न तीव्र पीड़ा उनकी आत्मा पर आक्रमण कर रही थी। उन्होंने यह नहीं देखा कि वीर ने कैसे प्रहार किया। जब तक उन्हें आभास हुआ, तब तक ऐसा लगा जैसे उन पर बिजली गिर गई हो। क्या उसकी गति वास्तव में इतनी भयानक है? धिक्कार है, ये तो किसी प्रेत को देखने जैसा है। धिक्कार है, मुझे अपनी आंखों के सामने बस एक धुंधलापन सा अनुभव हुआ, और उसी क्षण वह हिला और हमारा ये हाल हो गया। जैसे ही वे 7-8 लोग भय में हवा में फेंके गए, उनके मन में सभी प्रकार के अविश्वसनीय विचार उमड़ रहे थे। वीर ने शीघ्रता से गति की, उसके पास उनकी निरर्थक बातें सुनने का धैर्य नहीं था। इससे पहले कि वे प्रतिक्रिया कर पाते, उसका मुक्का निकला, शीघ्रता से उनकी छाती पर प्रहार किया और उन्हें बिखरे हुए फूलों की तरह सरलता से उड़ा दिया। एक तीखी कड़कड़ाहट की ध्वनि के साथ उन 7-8 लोगों के शरीर उनके पीछे की मेजों, कुर्सियों, बोतलों और जारों से टकराए और दयनीय रूप से भूमि पर गिर पड़े। इस कोलाहल ने सभी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। क्या उसने सच में प्रहार किया? रिया वर्मा संदेह से भरी थी। हे भगवान, एक नायक, यह एक पौराणिक नायक है। दुबली स्त्री ने अपनी आंखें चौड़ी कर लीं। रिया वर्मा और दुबली स्त्री ने अपनी आंखें वीर के कार्यों पर टिकाए रखीं। यद्यपि उन्होंने यह नहीं देखा कि वीर ने कैसे प्रहार किया, उनके मन में यह आश्चर्यजनक विचार उत्पन्न हुआ कि शायद वीर ने ही उन घायलों को अनुशासित किया था। क्या हुआ? छछूंदर, छाया, रोशनी और अन्य सभी ने अपनी दृष्टि, विचित्र भावनाओं से भरी, वीर की ओर घुमाए। वे नहीं जानते थे कि क्या हुआ था, लेकिन भूमि पर पड़े लोगों की दयनीय चीखें उनकी नसों को उत्तेजित कर रही थीं। वीर में अवश्य कुछ असाधारण बात थी, इसका कोई और स्पष्टीकरण नहीं था। लालू ने रोशनी को छोड़ दिया, भ्रम में दौड़कर आया और गिरे हुए एक व्यक्ति पर चिल्लाया, धिक्कार है। क्या हुआ? मुझे नहीं पता, मैंने बस अपनी आंखों के सामने अंधेरा देखा और उड़ गया। ऐसा लगा जैसे उस व्यक्ति ने प्रहार किया हो। उस व्यक्ति ने आतंक में उत्तर दिया। कचरा, पिट गए और यह भी नहीं पता कि कैसे। लालू ने क्रोधित होकर अपशब्द कहे। वीर की ओर उसकी दृष्टि भय से भरी थी, वह भली भांति जानता था कि वीर निश्चित रूप से एक सरल प्रतिद्वंद्वी नहीं था। 7-8 लोगों को इतनी सरलता से गिराना किसी साधारण व्यक्ति का कार्य नहीं था। इस क्षण छछूंदर अपने गुंडों से घिरा हुआ लालू के पास पहुंचा और माथे पर बल डालकर बोला, क्या हुआ? छछूंदर भाई, ये व्यक्ति सरल नहीं है, वह एक माहिर है। लालू ने माहिर शब्द पर विशेष रूप से बल दिया। एक माहिर। छछूंदर का भाव तन गया। उसने वीर की ओर हाथ जोड़े और कठोरता से बोला, भाई तुम किस गली के हो? मैं छछूंदर भाई हूँ, प्रचंड बाघ गिरोह के तीसरे सरगना के लिए कार्य करता हूँ। यदि तुम बुद्धिमान हो तो शीघ्रता से क्षमा मांग लो, मैं शायद तुम्हें क्षमा कर दूंगा। छछूंदर बहुत दृढ़ था और उसके पास ऐसा होने का कारण भी था। चाहे कैसा भी माहिर हो, मुंबई में अहंकारी होना व्यवहारिक रूप से आत्मघाती था। कौन छछूंदर? नाम नहीं सुना। और यह प्रचंड बाघ गिरोह क्या है? इसका भी नाम नहीं सुना। वीर ने शांति से कहा।
उसकी आवाज ठंडी थी और जैसे ही वह गिरी, यह नीले आकाश से एक बिजली की तरह थी, जिससे बार में उपस्थित सभी लोग स्तब्ध रह गए। ये व्यक्ति बहुत रहस्यमय है। ऐसा लगता है कि वह गलियों का नहीं है, अन्यथा वह प्रचंड बाघ गिरोह के विषय में न जाने, ये संभव नहीं है। छाया की दृष्टि आश्चर्य से उछल पड़ी। क्या वह कोई बड़ा खिलाड़ी है? रोशनी आश्चर्यचकित थी। कितना शांत, ये नायक बहुत शांत है, यह अन्याय के विरुद्ध एक दहाड़ जैसा है, ये तेज। वाह वाह, उसके सामने छछूंदर भाई कुछ भी नहीं है। दुबली स्त्री का जबड़ा लगभग गिर गया था। उसने अहंकारी लोग देखे थे, लेकिन वीर जितना अहंकारी किसी को नहीं देखा था। छछूंदर को अपनी आंखों में भी नहीं रखना, और यहाँ तक कि प्रचंड बाघ गिरोह को भी खारिज करना, बहुत अविश्वसनीय था। धिक्कार है, तुम बदमाश जीना नहीं चाहते। धिक्कार है, कमीने, एक और शब्द कहो और मैं तुम्हें टुकड़ों में काट दूंगा। लालू ने एक तलवार पकड़ी, उसे वीर की ओर इंगित किया और भयंकर रूप से अपशब्द कहे। अन्य लोग भी समान रूप से क्रोधित थे, वीर को कीमा बनाने के लिए उस पर झपटने के लिए उत्सुक थे। छछूंदर का चेहरा क्रोध से भर गया, उसके मन में पहले से ही हत्या का विचार था। उसके गुंडों ने ग्रे वुल्फ बार के सुरक्षाकर्मियों को केवल पीटा था और जान से मारने की चेष्टा नहीं की थी। लेकिन अब उसके मन में हत्या का आशय था। उसे इस तरह नजरअंदाज किया जाना अपमानजनक था। जैसे ही लालू के शब्द गिरे, वीर का हाथ फिर से हिला, और यह एक और गिलास था जो उड़ गया, लालू के मुंह में जा घुसा। एक दयनीय चीख के साथ लालू के 5-6 दांत टूट गए और उसका मुंह रक्त से ढक गया। आह! लालू उन्मत्त होकर चिल्लाया। छछूंदर अब और नहीं रुक सका और चिल्लाया, मेरे सामने मेरे गुंडों को दंडित करना, तुम बहुत अहंकारी हो। यदि तुम मुंबई में जीवित रहना चाहते हो, तो चाहे तुम ड्रैगन हो तुम्हें कुंडली मारनी होगी, चाहे तुम बाघ हो तुम्हें दुबकना होगा। तुमने मुझे सफलतापूर्वक क्रोधित कर दिया है। स्पष्ट कहूं तो तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। इतना ही नहीं, तुम्हारे परिवार और मित्रों को भी विनाश का सामना करना पड़ेगा। पुरुषों को अपाहिज बना दिया जाएगा और स्त्रियों को वेश्यालयों में बेच दिया जाएगा। मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि तुम जानो कि मुझसे, छछूंदर से, उलझना एक गंभीर भूल थी। मुझे धमकाने का साहस, इसका केवल एक ही अंत है, जो है एक अपाहिज बनना। वीर खड़ा हुआ, छछूंदर की ओर चलते हुए। वह केवल छछूंदर और अन्य को थोड़ा अनुशासित करना चाहता था, लेकिन अब छछूंदर के शब्दों ने उसे क्रोधित कर दिया था, और परिणाम गंभीर होंगे। पकड़ो उसे टुकड़ों में काटकर मछलियों को खिला दो। छछूंदर का भाव विकृत हो गया। मरो! गुंडों ने दहाड़ लगाई, शस्त्र लहराए और वीर पर झपट पड़े। इस क्षण वे केवल वीर को मारना चाहते थे। छछूंदर मारने जा रहा है, अब हम क्या करें? रिया वर्मा और दुबली स्त्री एक साथ सिमट गईं, चिंतित होकर फुसफुसाईं। छाया और रोशनी ने जटिल दृष्टि से एक दूसरे को देखा। दोनों स्त्रियां वीर के कार्य के लिए आभारी थीं, लेकिन यदि वीर वास्तव में अब मर जाता तो चीजें बहुत उलझ जाती। धम धम धम, शारीरिक प्रभावों की ध्वनि लगातार गूंजती रही। आह आह आह! गुंडे पीड़ा से चिल्लाए, शरीर से रक्त उगलते हुए वे दूर फेंक दिए गए। पलक झपकते ही वीर पर झपटने वाले 20 से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। इस क्षण वीर ने एक इस्पात की नली पकड़ी और छछूंदर की ओर झपटा। हे भगवान, वह बहुत शक्तिशाली है। क्या वो अभी भी मनुष्य है? छछूंदर की रीढ़ किसी अज्ञात समय में ठंडे पसीने से भीग गई थी। बचे हुए गुंडों में 10 से कुछ अधिक पैर कांप रहे थे, हाथ हिल रहे थे, यहाँ तक कि वे अपने शस्त्र भी ठीक से नहीं पकड़ पा रहे थे। आक्रमण करो, तुम सब आक्रमण करो! छछूंदर के दांत किटकिटा रहे थे, आतंक में दहाड़ते हुए उसका शरीर तेजी से मुड़ा, भागने का प्रयास करते हुए। आह! गुंडों ने अपने आंतरिक भय को निकालने के लिए गर्जना की, वीर की ओर झपटते हुए। छछूंदर के आदेशों का उल्लंघन अकल्पनीय था, यहाँ तक कि छछूंदर के भागने के लिए समय खरीदने हेतु अपाहिज बनना भी उनका संकल्प था। एक अव्यवस्थित खड़खड़ाहट और वे 10 या इतने ही लोग हवा में उड़ा दिए गए। अब तक छछूंदर केवल 10 मीटर भागने में सफल हुआ था। मैं हमेशा अपने शब्दों पर खरा उतरता हूँ। यदि मैं कहता हूं कि मैं तुम्हें अपाहिज बना दूंगा, तो मैं स्वाभाविक रूप से तुम्हें अक्षत नहीं भागने दूंगा। वीर ने धीरे से फुसफुसाया, उसके हाथ में इस्पात की नली हवा को चीरती हुई छछूंदर की ओर बढ़ रही थी। वीर के हाथ में इस्पात की नली ने शून्य को चीर दिया, हवा के विस्फोट की ध्वनि के बीच छछूंदर का पीछा करते हुए। इस क्षण ऐसा लगा जैसे समय रुक गया हो। सभी की दृष्टि इस्पात की नली पर टिकी हुई थी, और छाया तथा अन्य के हृदयों में जो आघात था, वह अवर्णनीय था। छछूंदर के छोटे भाई तो और भी हक्के बक्के रह गए। उन्होंने अपनी चीखें रोक दी और इस्पात की नली को स्थिर दृष्टि से घूरने लगे। छछूंदर ने अपनी पीठ पर ठंडा पसीना अनुभव किया, उसके रोंगटे खड़े हो गए। अपने पीछे की सीटी की ध्वनि सुनकर उसका हृदय धड़कने लगा और भय से भर गया।
जैसे ही उसने अपना सिर थोड़ा घुमाया, उसने इस्पात की नली को अपनी आंखों के सामने चमकते और फिर से प्रकट होते देखा, जो उसकी टांगों पर जा टकराए। इस्पात की नली एक विनाशकारी शक्ति लिए हुए थी, जो छछूंदर की टांगों से क्षैतिज रूप से टकराए। कड़ाक! छछूंदर की टांगों की हड्डियां एक तीखी ध्वनि के साथ टूट गईं। टिंग! इस्पात की नली भूमि से रगड़ खाकर एक धात्विक ध्वनि के साथ चिंगारियां उगलने लगी। आह! छछूंदर ने एक मारे जा रहे सुअर की तरह चीख मारी। डेसिबल इतना ऊंचा था कि एक सामान्य व्यक्ति के कान के पर्दे फट जाएं। छछूंदर भूमि पर गिर पड़ा, लगातार विलाप करता रहा। यद्यपि छछूंदर की चीखें ऊंची थीं, सभी को ऐसा लगा जैसे पूरी दुनिया शांत हो गई हो। उनके सिर भन्ना रहे थे और उनके विचार अस्त व्यस्त थे, वे कुछ भी संसाधित करने में असमर्थ थे। उनके सामने का दृश्य बहुत ही चौंकाने वाला था। छछूंदर और उसकी टोली जान गई थी कि इस बार वे एक पत्थर की दीवार से टकराए हैं। प्रत्येक के मन में आतंक और गहरा द्वेष भरा हुआ था। छाया स्तब्ध थी। वह लड़ने और मारने की आदी थी, लेकिन अपने मन में वह वीर के कार्यों को दोहरा रही थी। यद्यपि वह सटीक चालों को स्पष्ट रूप से स्मरण नहीं कर सकती थी, वीर ने सरलता से छछूंदर और उसके आदमियों को परास्त कर दिया था, जिसने उसे बहुत प्रभावित किया। वीर अपनी सीट पर लौट आया और लापरवाही से कहा, चले जाओ। अगली बार मेरे हाथ मत पड़ना, वरना तुम इतने भाग्यशाली नहीं होगे। इस बार तुम्हारी दोनों टांगें तोड़ना केवल एक छोटा सा दंड है। यदि अगली बार हुआ, तो तुम अपना जीवन एक पहिया कुर्सी में बिताओगे। लालू और अन्य गुंडे लड़खड़ाते हुए उठे और छछूंदर को बार से बाहर खींच कर ले गए। छाया, रोशनी, रिया वर्मा और दुबली स्त्री वीर के सामने आ गईं। दुबली स्त्री ने वीर को बचे हुए भय के साथ देखा। उसने पहले वीर के सामने अहंकार दिखाया था और इस बारे में सोचकर वह कांप रही थी। यदि वीर उसे सबक सिखाना चाहता, तो वह दयनीय हो जाती। वीर उसे केवल एक उंगली से रुला सकता था। एक पुरुष जो स्त्रियों पर हाथ नहीं उठाता, वह एक अच्छा पुरुष होना चाहिए, दुबली स्त्री ने फुसफुसाया। वीर चुपचाप जा सकता था, लेकिन वह नहीं जा सका क्योंकि रिया वर्मा वहां थी। बड़े भाई, आपकी सहायता के लिए धन्यवाद। कृपया मेरा प्रणाम स्वीकार करें, छाया ने सम्मानपूर्वक कहा, अपने हाथ जोड़कर और झुककर। रोशनी और अन्य ने छाया का अनुकरण किया और धन्यवाद में वीर को प्रणाम किया। वीर का ध्यान छाया और अन्य पर नहीं था। उसने रिया वर्मा को अपमानित होने से बचाने के लिए कार्य किया था, और अन्य केवल आकस्मिक थे। वे कृतज्ञता व्यक्त करें या न करें, यह उनका व्यवसाय था। वह परवाह करे या न करे, ये वीर का अपना मामला था। रिया वर्मा ने वीर के भयंकर क्षण को फर्स्ट हैंड देखा था। इस क्षण वह अभी भी वीर से थोड़ा डरी हुई थी, लेकिन वीर की कोमल दृष्टि को देखकर उसका हृदय अकथनीय रूप से शांत हो गया और उसे अब कोई भय अनुभव नहीं हुआ। बस एक मूल्य बताओ और मैं तुम्हें दे दूंगा, वीर ने रिया वर्मा से कहा, अपनी आवाज को कोमल बनाने का प्रयास करते हुए। उसने अनुमान लगाया कि रिया वर्मा को धन की आवश्यकता के कारण बार में कार्य करना पड़ रहा होगा। अन्यथा वह रत्नदीप भवन में एक अच्छी प्रबंधक की पदवी छोड़कर रात की पाली में बार जैसी खतरनाक स्थान पर कार्य क्यों करती। छाया और अन्य ने तब अपना ध्यान रिया वर्मा की ओर किया। सामान्य परिस्थितियों में वे उस पर अधिक ध्यान नहीं देते। उन्होंने ये भी अनुमान लगाया कि वीर ने शायद ठीक रिया वर्मा के कारण ही हस्तक्षेप किया था। मैं दान स्वीकार नहीं करती। इसके अतिरिक्त मैं आपसे परिचित नहीं हूं, तो मैं आपके पैसे क्यों लूं? रिया वर्मा ने हठपूर्वक कहा। इसे एक ऋण समझो, वीर ने शांति से कहा। आप मुझे पैसे क्यों उधार देंगे? रिया वर्मा ने आशा भरी आंखों से पूछा, उसके हृदय में एक अपेक्षा का भाव था। वह आशा करती थी कि वीर स्वीकार करेगा कि वह उसका भाई है। वह विश्वास नहीं कर सकती थी कि कोई अजनबी उस पर इतना दयालु होगा। रिया वर्मा के प्रश्न का सामना करते हुए वीर चुप हो गया, उसे समझ नहीं आया कि क्या उत्तर दे। वास्तव में वह क्यों करेगा? एक पुरुष कथनीय रूप से एक स्त्री को धन देना चाहता है और वे एक दूसरे से परिचित नहीं हैं। यदि संदेह हो तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। वीर ने और कुछ नहीं कहा। रिया वर्मा की हट को जानते हुए वह समझ गया कि वह उसकी सहायता स्वीकार नहीं करेगी। उसने बाद में अंधकार में कुछ करने का निश्चय किया, रिया वर्मा से दूरी बनाए रखते हुए। बड़े भाई, नहीं गुरुदेव, मैंने कभी किसी के सामने घुटने नहीं टेके। मैं अब आपके सामने घुटने टेकती हूँ। आशा है कि आप मुझे एक शिष्य के रूप में स्वीकार करेंगे और मुझे कुछ आत्मरक्षा की चालें सिखाएंगे। छाया एक धड़ाम के साथ घुटनों के बल बैठ गई। वीर के असाधारण कौशल को देखने के पश्चात उसे उसका शिष्य बनने की इच्छा हुई। अपनी वर्तमान दुर्दशा को देखते हुए उसे अपनी रक्षा के लिए अपने कौशल को तेज करने की आवश्यकता थी। छाया के कार्यों ने रोशनी और अन्य को चौंका दिया। वे जानते थे कि छाया उस प्रकार की व्यक्ति थी जो घुटनों के बल जीने के बजाय खड़े खड़े मरना पसंद करेगी। छाया ने अपना सिर भूमि पर 3 बार पटका, यहां तक कि उसका माथा भी छिल गया, बिना हिचकिचाए। मेरे सामने यूं ही घुटने मत टेको।
मैं अपना जीवन छोटा नहीं करना चाहता, नहीं मेरे पास तुम्हें सिखाने के लिए कुछ है, इसलिए मुझे परेशान मत करो, वीर ने बेरुखी से कहा। गुरुदेव, छाया ने फिर से अपना सिर पटका, दृढ़ता से वीर को देखते हुए। वीर ने उसे अनदेखा किया और अधीरता से एक कार्ड निकाला और कहा, बिल कृपया। पीने का मिजाज खराब हो गया था, वह बस बिल चुकाकर जाना चाहता था और अधिक समय तक रुकना नहीं चाहता था। गुरुदेव, आपने पहले ही शिष्य स्वीकृति की औपचारिक मदिरा पी ली है। आप मुझे मना नहीं कर सकते, छाया ने निर्लजता से अभिनय करना आरंभ कर दिया। वीर ने अंदर से कड़वाहट अनुभव की। यदि उसके पास नकद होता, तो वह बस उसे फेंक कर चला जाता। उसके साथ निर्लज होना वास्तव में अपमानजनक था। वीर जाने के लिए खड़ा हुआ, लेकिन रोशनी फिर से घुटनों के बल बैठ गई, विनती करते हुए, बड़े भाई कृपया छाया दीदी को कुछ चालें सिखाएं, मैं आपसे विनती करती हूँ। वीर ने कोई उत्तर नहीं दिया। वह दोनों को अपने सामने घुटने टेकते हुए सहन नहीं कर सकता था और उसके पास उन्हें सिखाने के लिए कुछ नहीं था। एक खाली स्थान की तलाश में उसने अपने निकलने की तैयारी की। अप्रत्याशित रूप से छाया और रोशनी ने एक दूसरे को देखा और सहजता से वीर की टांगों को दोनों ओर से पकड़ लिया। गुरुदेव, दोनों स्त्रियों ने आशा भरी आंखों से वीर की ओर देखा। छाया को अंडरवर्ल्ड में छाया दीदी के नाम से जाना जाता था और वह ग्रेवुल्फ बार की मालिक थी। वह और रोशनी दोनों विनम्रतापूर्वक विनती कर रहे थे, अपने गर्व और सम्मान को त्याग कर। इस दृश्य ने आसपास के दर्शकों को स्तब्ध कर दिया। बड़े भाई कृपया छाया दीदी के अनुरोध को स्वीकार करें, एक ठग, भानु और अन्य घुटनों के बल बैठ गए, उनकी शक्ति क्षीण हो रही थी। रिया वर्मा और दुबली स्त्री एक और हक्की बक्की रह गईं। भानु और अन्य के विपरीत वे छाया दीदी की इतनी पूजा नहीं करती थीं, इसलिए स्वाभाविक रूप से वे उसके साथ घुटनों के बल नहीं बैठीं। तथापि अपने मालिक को घुटनों के बल बैठे देखकर वे बहुत असहज हो गईं। घुटने टेकें या न टेकें, यह उनके सम्मान का प्रश्न था। ये केवल पुरुष ही नहीं है जिनके घुटनों के नीचे सोना होता है, स्त्रियों के घुटने भी कीमती होते हैं। वे लापरवाही से घुटने नहीं टेक सकती थीं। लेकिन यदि वे घुटने नहीं टेकती, तो अपने मालिक को घुटने टेकते देखकर वे असहज हो जाती, जिससे वे एक दुविधा में पड़ गईं। बदमाशी कर रही हो, है न? वीर को अंदर से काफी हताशा महसूस हुई। अगर वह छछूंदर पर इस्तेमाल किए गए तरीकों का इस्तेमाल करता, तो वह निश्चित रूप से छाया और रोशनी को डरा सकता था। लेकिन वह दो कमजोर स्त्रियों को धमकाने का साहस नहीं कर सका, भले ही दूसरों के लिए ये दोनों अपराधी